हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ाया था कल? अच्छा, गोवा का पढ़ाया था। अच्छा बताओ, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अग्निवंश का सिद्धांत कौन देता है? चंद्रबरदाई। अपनी कौन सी बुक में? चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या था? और ये बुक ये कहती है कि कौन से पर्वत पे कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश, कौन कौन से? इनमें सबसे लास्ट में कौन आए थे? इस बात का समर्थन कौन कौन करता है? कौन कौन सी तीन पुस्तकें इनको सूर्यवंशी बताती है? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर कौन से राजा का अभिलेख? विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। कौन से इतिहासकार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन कौन से अभिलेख इनको चंद्रवंशी बताते हैं? हास्य अभिलेख और अचलेश्वर अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख इनको ब्राह्मण बताते हैं? बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख। कौन सी बुक? कायम रासो किसने लिखी? न्यामत खां का एक और नाम? जानकवि नाम से। और कौन से इतिहासकार ऐसा कहते हैं? दशरथ शर्मा। कौन से इतिहासकार इनको विदेशी बताते हैं? जेम्स टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ। कौन इनको इंद्र का वंशज बताता है? रायपाल का चेवाड़ी अभिलेख। इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था? सपाट लक्ष्य कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र? इनकी राजधानी कौन सी थी, जिसे हम आजकल क्या कहते हैं? इनका संस्थापक कौन था? वासुदेव। कौन था? वासुदेव। उसने स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। ऐसा कौन सी बुक बताती है? प्रबंध कोश किसने लिखी थी? उसने कौन सी झील बनवाई थी? ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? पहला स्वतंत्र चौहान राजा कौन था? तो पहले ये किसके अधीन हुआ करते? प्रतिहारों में कौन से राजा? उसने इसको क्या उपाधि दी थी? लेकिन बाद में इसने उनकी अधीनता मानने से ये बातें पढ़ी। चलो आगे पढ़ते। अगला राजा लिखो चंदन राज। अगला राजा कौन है? चंदन। चंदन राज की बात नहीं करेंगे अपने। चंदन राज की एक रानी थी, रानी का नाम था आत्मप्रभा। क्या नाम था? आत्मप्रभा। आत्मप्रभा किसकी रानी है? चंदन राज की। भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए इसका एक नाम और है रुद्राणी। क्या नाम है? रुद्र की भक्त है, इसलिए क्या कहलाई? इसके लिए कहते हैं कि पुष्कर झील में डेली 1000 दीपक जलाकर, कितने दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करते। कोई पूछेगा कौन सी चौहान रानी भगवान शिव की पूजा करती थी? आत्मप्रभा। इसलिए उसे और क्या कहा जाता है? रुद्राणी। कौन सी झील में करती? पुष्कर झील में। कितने दीपक जलाकर? लिखो रानी, लिखो रानी आत्मप्रभा, या कोष्टक में लिखो रुद्राणी। क्वीन बराबर नाम लिख लो आत्मप्रभा। क्या नाम है रानी का बताओ देखे? आत्मप्रभा। या स्टार लगाना, थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था ये। आत्मप्रभा रुद्राणी का नाम ही पूछ रखा था, या चौहानों की कोई रानी ऐसा कुछ पूछ रखा था? लिखो, यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। She used to worship Lord Shiva in Lake Pushkar by lighting 1000 lamps. यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। She used to worship Lord Shiva by lighting 1000 lamps in Lake Pushkar. यह पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। She used to worship Lord Shiva by lighting 1000 lamps in Lake Pushkar. पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। कौन सी रानी? आत्मा। उस टाइम की शिल्पा शेट्टी थी, योगा करती थी। योगा क्या करती? लिखो, यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। लेडी रामदेव। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस। इसी ने किया योगा, तो इसी में लिखना पड़ेगा। यह यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। शी वॉज एन एक्सपर्ट इन योगा प्रैक्टिस।
ठीक है, तो आत्म प्रभा की दो बातें याद रहेगी। एक तो कौन सी झील में पूजा करते? पुष्कर झील में। कौन से भगवान जी की? कितने दीपक जलाकर? और कौन सी क्रिया में निपुण थी, है ना। और एक बात पर ध्यान देना, हम सांभर के चौहान पढ़ रहे हैं, कहां के चौहान पढ़ रहे हैं कि भाई इनकी मुख्य राजधानी कौन सी है? सांभर। पूजा कहां कर रही है? इसका मतलब साम्राज्य का विस्तार हो गया है। इसका मतलब क्या? साम्राज्य का। भाई सांबर से दिल्ली पुष्कर आगे तो पूजा करने से रही। यह तो है नहीं कि सुबह सांबर से रवाना हुई, शाम को पुष्कर पहुंची, पूजा की, रात रात वापस गई, सुबह का वापस चलो पुष्कर। इसका मतलब है साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब ये लोग पुष्कर के आसपास कहीं पर है, इसलिए दिल्ली पुष्कर झील में क्या कर लेती है। तो कई बार बातों के अर्थ दूसरे होते हैं। यहां पर केवल अर्थ इतना नहीं है कि पुष्कर झील में पूजा करती है, कौन से भगवान की पूजा करती है। इससे ज्यादा यह है कि उनकी राजधानी सांभर है, पूजा पुष्कर में कर रहे हैं, इसका मतलब साम्राज्य का विस्तार है। और ये रानी पुष्कर के आसपास रहती है तो वहां पर पूजा भी कर रही है, इसका मतलब साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो गया होगा? पुष्कर के आसपास तक हो गया होगा, तभी ये सब चीजें हो पा रही। अगला राजा लिखो, वाकपति राज। अगला राजा कौन है? वाकपति राज। कहते हैं कि इसने 108 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध जीते? तो कोई पूछे कि 108 युद्धों का विजेता चौहान राजा कौन था, तो कौन था? लिख लो, यह 108 युद्धों का विजेता था। He was victor of 108 battles. यह 108 युद्धों का विजेता था। He was victor of 108 battles. कितने युद्धों का विजेता था? इसका एक बेटा था, उस बेटे का नाम था लक्ष्मण राज। बेटे का नाम क्या था? अब ये लोग राज कहां पर कर रहे हैं अपना? सांबर। सांबर में वाकपति राज राजा, इसके पास कुछ व्यापारी आए। उन व्यापारियों ने कहा साहब हमारे इलाके में लूटपाट होती है, आप अपने बेटे को भेज दो, हम उसको टैक्स दे देंगे, वो हमारी क्या कर देगा? रक्षा। जिस बेटे को भेजा गया वो बेटा कौन था? ये जाता है नाडोल। कहां जाता है? कल हम पढ़ रहे थे नाडोल में भी चौहानों ने राज किया, तो नाडोल में चौहानों का राज्य स्थापित करने वाला बंदा कौन था? किसका बेटा था? तो सांबर से कहां चला गया? नाडोल। कल मैंने बताया था, सांबर से नाडोल, नाडोल से जालोर, जालोर से सिरोही, नाडोल से बुंदीर, बुंदी से कोटा। कल बता रहा था मैं। लिखो, इसके पुत्र लक्ष्मण राज ने, हिदसन लक्ष्मण राज, इसके पुत्र लक्ष्मण राज ने, हिदसन लक्ष्मण राज, लक्ष्मण राज ने नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की। नाडोल पाली में जगह पड़ती है। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड चौहान स्टेट इन नाडोल। कहां पर चौहान राज्य की स्थापना की थी? नाडोल के अंदर। किसके बेटे ने? जिसने कितने युद्ध जीते थे? अगला राजा लिखो, गोविंद थर्ड। अगला राजा कौन है? गोविंद थर्ड। अब इतना दिमाग मत लगाना सर, फर्स्ट सेकंड तो पढ़े ही नहीं, है ना। हम डायरेक्ट थर्ड क्यों पढ़े? क्योंकि हमारा उद्देश्य उन राजाओं के बारे में पढ़ना है जिन्होंने कुछ लखन वाले काम किए, है ना। जिन्होंने कोई लखन वाले काम नहीं किए उन राजाओं को पढ़ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजाओं की वंशावली याद करना, कौन किसका बेटा किसका पोता। ये थोड़ी क्वेश्चन है अपना अपना है, किसी राजा ने ढंग का काम किया तो पढ़ लेंगे, ढंग का काम नहीं किया तो उसको नहीं पढ़े। गोविंद थर्ड के बारे में एक इतिहासकार लिखता है, एक मुस्लिम इतिहासकार हुआ, उसका नाम है फरिश्ता। क्या नाम है इतिहासकार का? फरिश्ता नाम करके एक मुस्लिम इतिहासकार है। वो कहता है कि गजनी का राजा, कहां का राजा? गजनी का जो राजा था वो गुजरात जा रहा था। कहां जा रहा था? अपने पश्चिमी भारत के अंदर पैसे वाली कोई जगह थी तो गुजरात। क्यों? गुजरात समुद्र के तट पे, समुद्र के तट पे तो वहां पर अच्छा खासा मिल जाता है कुछ, तो गुजरात जा रहा था। तो अब गुजरात जाएगा, गजनी पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से गुजरात जाने का रास्ता क्या होगा? अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, ये रास्ता होगा। राजस्थान में उन दिनों अपना राजा कौन है? इसने इसको रोक दिया था, इसने गजनी के राजा को गुजरात जाने नहीं दिया था। तो कोई पूछेगा आपसे कि फरिश्ता के अनुसार कौन से चौहान राजा ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था? किसने नहीं करने दिया था? देखो, इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He did not allow Ghaznij's king to cross Marwad. He did not allow Ghaznij's king to cross Marwad. गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। इसने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। He did not cross. He did not allow Ghaznij's king to cross Marwad.
गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया था। ऐसा कौन कहता है? फरिश्ता। लिख लो कोष्टक में, फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता। इतिहासकार एक फरिश्ता। आगे मिडिवल पढ़ोगे तो फरिश्ता के बारे में खूब सारी बातें पढ़ोगे। फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता। वापस मेरी बात सुनो, गजनी का राजा कहां जा रहा है? गुजरात। कहां जा रहा है? गुजरात। पर क्रॉस मारवाड़ करना पड़ेगा। मारवाड़ का या राजस्थान का अपना राजा कौन है? गोविंद। तो गोविंद रोक रहा है। पर यदि मान लो इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर वो अटैक कहां पर करेगा? गुजरात। तो गुजरात वालों को भी तो डर लगना चाहिए, भाई हमारे पर आ रहा है। तो गुजरात वाले भी साथ लड़े। गुजरात वालों का गोविंद तू भी हमारा साथ दे, हम तो आ ही रहे हैं, मिलके लड़ लेते हैं। गुजरात के अंदर जो वंश हुआ करता था वो वंश था चालुक्य। कौन सा वंश था? और उन दिनों जो चालुक्यों का वहां पर राजा था उसका नाम था भीम फर्स्ट। क्या नाम था? भीम फर्स्ट। तो गुजरात के कौन से चालुक्य राजा ने इसका साथ दिया? देख लो, इस समय गुजरात का चालुक्य राजा भीम प्रथम भी इसके साथ था। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट वाज आल्सो विथ हिम दिस टाइम। इस समय गुजरात का चालुक्य राजा भीम प्रथम भी इसके साथ था। इसके किसके? गोविंद थर्ड। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट वाज आल्सो विथ हिम दिस टाइम। इस समय गुजरात का चालुक्य राजा भीम प्रथम भी इसके साथ था। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट वाज आल्सो विथ हिम दिस टाइम। उपाधि लिखो, टाइटल लिखो। वेरी घट। टाइटल, उपाधि। किसकी उपाधि है? गोविंद थर्ड की। क्या उपाधि है? वेरी घट। दो शब्द है देखो, एक शब्द है वेरी, एक शब्द है घट। क्या क्या दो शब्द बताओ देखे? एक तो वेरी और दूसरा कौन सा है? घट। वेरी तो मतलब बेरी, बेरी मतलब दुश्मन, बेरी मतलब दुश्मन, घट मतलब मारने वाला। दुश्मनों का संहार करने वाला, शत्रुओं को मारने वाला जो राजा होता है उसको क्या बोला करते? वेरी गुड। अच्छा, हमें क्या पता इसने उपाधि धारण की थी कि नहीं की थी? ये उपाधि इसकी एक किताब में मिलती है, उस किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? तो कोई पूछेगा कौन सी पुस्तक में गोविंद थर्ड को वेरी घट कहा गया? तो कौन सी पुस्तक में? वही पृथ्वीराज विजय जिसमें चौहानों को क्या बताया गया? सूर्यवंशी। क्या बताया गया? तो इसके कोष्टक में लिखो, पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय। अगला लिखो राजा। दुर्लभ राज थर्ड। दुर्लभ राज थर्ड। अगला राजा कौन है? फिर गजनी की तरफ से अटैक हुआ। गजनी का एक राजा था इब्राहिम। कौन था? वो अटैक करता है, ये उसके खिलाफ लड़ता है, उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। इब्राहिम को भी ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी युद्ध से वापस यहां से चला गया। पर कोई पूछेगा कौन सा चौहान राजा इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था? तो कौन था? लिखो, यह है गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट इब्राहिम ऑफ गजनी। यह गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Ibrahim of Ghazni. यह गजनी के इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Ibrahim of Ghazni. अगला राजा लिखो, विग्रराज थर्ड। विग्रराज थर्ड। अगला कौन है? विग्रराज थर्ड। विग्रराज थर्ड के टाइम फिर गजनी से अटैक हुआ। इस बार गजनी से अटैक करने वाले बंदे का नाम था साहबुद्दीन। क्या नाम था? पर इसने साहबुद्दीन को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? लिख लो, इसने गजनी के साहबुद्दीन को हराया था। He defeated साहबुद्दीन ऑफ गजनी। इसने गजनी के साहबुद्दीन को हराया था। He defeated साहबुद्दीन ऑफ गजनी। गजनी कहां पड़ता है? अफगानिस्तान।
उन दिनों मुसलमानों का अपने नजदीक सबसे बड़ा कोई अड्डा था, तो अड्डा कौन सा था? गजनी। तो गजनी वाले लगातार भारत पर अटैक कर रहे थे। भारत का ये अपने वाला पश्चिमी हिस्से को उन दिनों चौहान संभाल रहे थे, तो कौन लड़ेंगे उनसे? चौहान लड़ेंगे, तो चौहानों में लड़ रहे हैं। अगला राजा लिखो, पृथ्वीराज फर्स्ट। फिर गजनी की तरफ से अटैक हुआ। इस समय अटैक करने वाले राजा का नाम था बगुलीसा। क्या नाम था? इसने बगुलीसा को बगुला बनाया था। लिखो, इसने गजनी के बगुलीसा को हराया था। ही डिफीटेड बगुलीसा ऑफ गजनी। इसने गजनी के बगुलीसा को हराया था। ही डिफीटेड बगुलीसा ऑफ गजनी। अगला राजा लिखो, अजय राज। अजय राज। फिर गजनी की तरफ से अटैक हुआ, ये फिर हराता उनको। आपने किताबों में लिखा हुआ है कि इसने, सुनना देखो, शब्दों के अर्थ समझेंगे अपने। अपनी किताबें लिखती है कि इसने गर्जन मातंगों को हराया था। किसको हराया था? गर्जन मातंगों को हराया था। तो अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं। मातंग का मतलब होता है हाथी। मातंग का मतलब क्या होता है? गर्जन मतलब वही गजनी। गजनी की तरफ से बड़े बड़े हाथी आई, उनको हरा दिया। मतलब गजनी से बड़ा कोई आक्रमणकारी आया, इसने उसको हरा दिया। कुल मिला के एक गजनी वालों से लड़ाई हुई, इसने गजनी वाला जो कोई आया उसको हरा के भेज दिया। उसका नाम वगैरह हमें पता नहीं, उसकी जगह लिखा हुआ किसको हरा दिया था। देखो, इसने गर्जन मातंगों को हराया था। डिफीटेड गर्जन मातंग्स। इसने गर्जन मातंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मातंग्स। इसने गर्जन मातंगों को हराया था। ही डिफीटेड गर्जन मातंग्स। ये थोड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। ये एक नया शहर बसाता है। अजय राज ने शहर बसाया, इसलिए शहर का नाम पड़ा अजय मेरू। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? फिर अजय मेरू, अजय मेरू, अजय मेरू करते करते हम क्या बोलने लगे? अजमेर। न केवल शहर बसाया बल्कि वहां पर किला भी बनाया। अजय मेरू का किला और अजय मेरू शहर दोनों कोई बसाने वाला था, तो कौन था? उसी अजय मेरू के किले को हम अजमेर किला बोलने लग गए। उसी अजमेर किले में बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी रहती थी, तारा। इसलिए आजकल हम उसको क्या कहते हैं? भले बढ़ गई बात। देखो, 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी, 1113 ईस्वी में, इन 1113 एडी, इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। इसने अजमेर की स्थापना की। ही फाउंडेड अजमेर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तथा यहां पर किले का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए फोर्ट हियर। तो अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113। कब की गई? सवाई माधोपुर 1763। जयपुर 1727। आपका बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सारे सन याद आप। और फिर तुम कहते हो हिस्ट्री में सन याद नहीं होता है ना? इसलिए याद होते हैं क्योंकि आपने बार बार बोले हैं, है ना? मैंने उदयपुर बोला, तब मैंने कहा कब हुई? 1559। मैंने दोबारा जब जोधपुर कहा, मैंने वापस पूछा उदयपुर कब हुआ। मैंने बीकानेर कहा तो मैंने पीछे वाले दोनों पूछे। जयपुर कहा तो पीछे वाले 4 पूछे। सवाई माधोपुर कहा तो पीछे वाले 5 पूछे। आज अजमेर का तो पीछे वाले 6 पूछे। आपने बार बार वो बोले, इसलिए याद हो गए। इसलिए चीजें तब ही याद होगी जब वो बार बार बोली जाएगी, है ना? इसलिए हालांकि अलग अलग लोगों के पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। पर जैसे मेरे पास अभी, मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, तो मेरे पास किसी स्टूडेंट का फोन आया कि सर क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या? मुझे लगता है ये शॉर्ट ही तो है भाई। लॉन्ग तो बुक होती है, तो ये बना दिया ना, ये शॉर्ट ही तो है। वरना खाली अजय राज पे भी पीएचडी होती है। एक राजा पे भी किसी ने बुक लिख रखी होगी, खाली अजय राज पर 500 पेज की बुक मिल जाएगी। हमें वाकपति राज के बारे में एक लाइन याद करनी है कि उसने 108 युद्ध जीते थे, और कितना शॉर्ट करे हैं भाई? 108 युद्ध भी तो होंगे ना। एक ये भी हो सकता था मैं 108 युद्ध लिखा था।
और 108 नहीं तो कम से कम 8 तो लिखो, मोटे मोटे तो लिखो, पर वो नहीं लिखे क्योंकि हमें पता था वो चीजें अपने काम की नहीं। तो ये शॉर्ट ही है, इन्हीं के बार बार रिवीजन किया करो। कोशिश ये किया करो कि ऐसे नॉर्मली क्या है, आप पता नहीं कैसे पढ़ते हो, पर मैं जब पढ़ा करता था मेरी हिस्ट्री बहुत, आज भी बहुत जल्दी याद हो रही, हिस्ट्री नहीं कोई भी सब्जेक्ट, मेरी ग्रेस्पिंग पावर हमेशा अच्छी रही तो मैं जल्दी याद कर लेता हूं। पर मैं आज भी देखता हूं कि यार मैं कैसे याद कर लिया करता था, मेरा भाई भी याद नहीं कर पाता या मेरा दूसरा रूममेट भी याद नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा एक चीज करता था कि मान लो पहले दिन मैं क्लास में गया और सर ने पढ़ाया कि हम लिखेंगे चौहानों की उत्पत्ति, और चौहानों की उत्पत्ति की 2 पेज। तो एक तो मेरा बहुत अच्छा सिद्धांत था कि मेरे याद नहीं आता, मैं स्प्रिंग बोर्ड में 1.5 साल पढ़ा था, जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2011 रेगुलर क्लास के अंदर बैठा हुआ था। मेरे कभी कोई सिंगल टाइम कोई हो सकता कभी हो गया हो, बाकी मेरे याद नहीं आता कि क्लास में सर पढ़ा रहे थे मैंने पड़ोसी से बात की, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे ये बड़ा इरिटेटिंग भी लगता था कि सामने सर नहीं कोई भी खड़ा है, हो सकता है हमारे अंदर से कोई बंदा खड़ा और वो करंट पढ़ा रहा हो और मैं मेरे पड़ोसी से बात करूं, मुझे लगता था ये अगले बंदे की बेइज्जती है। जो कोई आपके सामने खड़ा है, इससे अच्छा मुझे लगता है कि मुझे बात करनी है, मैं क्लास से बाहर रहना पसंद करता कि मैं 2 घंटे क्लास से बाहर रह जाऊंगा, जो मुझे काम करना 2 घंटे बाहर बंक मार के कर लूंगा, लेकिन कम से कम क्लास में बैठने के बाद तो मैं किसी से कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। तो मेरी कोशिश ये रहती थी यार क्लास में सर ने जो पढ़ाया ना, इसका भले ही 5% याद हो, भले 10% याद हो, मैं क्लास में याद करके जाऊंगा कि मैं क्लास से जब बाहर निकलूंगा तो और नहीं तो इतना तो पक्का याद होगा, ये मैं घर पे जाके नहीं पढ़ूंगा कि अजमेर 1113 में बसा था। ये मैं क्लास में जब 2 घंटे क्लास लगी बार बार इसको दिमाग में लाऊंगा यार अजमेर 1113, अजमेर 1113, क्योंकि सर एक बार हिंदी बोलेंगे एक बार इंग्लिश बोलेंगे, सर जब इंग्लिश बोलेंगे अपने याद करेंगे क्योंकि हिंदी वाले टाइम अपने लिख लिया, सर जब इंग्लिश बोल रहे तब अपने याद कर लेंगे 1113 में स्थापना हुई थी अजमेर की। तो 2-4 चीजें, या मैं ज्यादा बेसिक ज्यादा ध्यान तो इन पे देता कि बुक्स जो लिखवाई कि मूर्णोत नैणसी की सर ने 2 बुक लिखवाई, नैणसी रिख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, यार ये तो याद कर लेते हैं, वरना बुक्स याद करने में इतनी माथा पच्ची रहती है कि घर पे जाके याद नहीं होगी। अभी अभी बोली अभी अभी आतो याद कर लेते हैं, या जसवंत सिंह की बुक्स याद कर लेता हूँ, अनूप सिंह की बुक्स याद कर लेता हूँ, तो कोई ना कोई किताबें मैं यूं याद कर लिया करता। फिर दूसरा रहता है कि मैं घर पे गया, घर पे जाने के बाद मैंने देखा कि आज सर ने 3 पन्ने लिखवाए, 3 पन्नों में चौहानों की उत्पत्ति बताइए। तो पहले मान लो चौहानों की उत्पत्ति में हमने पढ़ा कि अग्निवंशी, उस अग्निवंशी को पढ़ा, पढ़ा लाइंस पढ़ी उसकी, लाइन पढ़ने के बाद उनको मन ही मन वापस रिवीजन किया। फिर बाद में सूर्यवंशी पढ़ा, सूर्यवंशी याद किया, वापस अग्निवंशी वाला याद किया, फिर चंद्रवंशी याद किया, पहले वो दोनों पढ़े, फिर लास्ट वाला क्या, इतने में एक पेज खत्म हो गया। अब अगले पेज पे गया, अगला पेज पूरा याद किया, फिर पहला पेज वापस याद किया, फिर उसका अगला पेज पढ़ा, वो अगला पेज याद किया, फिर पीछे दोनों वाले पेज और याद किए। इस प्रक्रिया में मैं पहले पेज को 5 बार पढ़ चुका होता था। अब मुझे लगता था अब मैं इस कम से कम इस पहले पेज को तो कभी नहीं भूल रहा। मैं अगले दिन गया, अगले दिन मान लो ये सर ने राजा पढ़ाए थे, ये राजा पढ़े, तो भी मैंने कोशिश की कि कल वाला जो था उसका तो मैं एक बार रिवीजन और मारूंगा, पहले आज वाला याद करता हूँ, आज वाला एग्जैक्टली याद कर लेता हूँ, फिर कल वाला वापस करूंगा। जब मैं कल वाला वापस पढ़ता और बिना देखे पढ़ता, जितना मेरे दिमाग में आ सकता उतना दिमाग में लाने का प्रयास करता। और वैसे कि रजिस्टर के पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, पहले पन्ने पे क्या है, दूसरे पन्ने पे क्या है, तीसरे पन्ने पे क्या है। तो ज्यादातर चीजें जो मेरे रजिस्टर में वो तो ऐसे है कि मेरे आंखों पे पट्टी बांधे तो मैं हाथ फेर के बताऊं यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो रजिस्टर बार बार पढ़ा। और ये होता है, मैं मेरे एक रूममेट इस बार आरएस सेलेक्ट हुए हैं, वो उस समय नई नई तैयारी करने लगे थे, मेरे बहुत बाद में, मैं एक अटेम्प्ट दे चुका था उसके बाद वो तैयारी करने लगे। तो वो क्या इंजीनियरिंग करते, तो कोचिंग भी आते, बीच में इंजीनियरिंग के एग्जाम आ गए, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ तुम पढ़ा दिया कर, तो मैं उनको पढ़ाता, मैं उनको डेली शाम को पूछता। तो मैं एक दिन उनको पूछ रहा था, तो मैंने उनसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि बताओ पाल वंश का संस्थापक कौन था। और हमारी आदत थी कि यार बिना ऑप्शन दिए एक दूसरे से पूछेंगे, ऑप्शन वाला नहीं होना चाहिए, वरना क्या आप कहते हो ना कि सर ऑप्शन दे दो, फिर क्या मतलब निकला, आपको याद नहीं है फिर तो ऑप्शन देके तो कोई बता देगा ना उसमें। तो मैंने कहा पाल वंश का संस्थापक बताओ, दोनों का तू मत बोलना, मैं याद कर रहा हूँ, है मेरे यहाँ यहाँ है अभी अभी, क्या नाम है क्या नाम है, मैं बता देता हूँ यार, अगला पूछता हूँ। उनका एक मिनट रुक जाए यार, मैं याद करता हूँ। फिर उन्होंने फाइनली कहा कि देख याद तो नहीं आ रहा, पर राइट पन्ने पे सबसे लास्ट लाइन है, ये भी याद है आपको, तो अब 4 ऑप्शन देके कर दोगे। वरना कई बार मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि अरे वो मैंने जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज लिखवाया था देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि लिखा कहाँ है, वो ढूंढता है कि अच्छा ऐसा लिखवाया था क्या, कोई बात तो की थी सर, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, ये नहीं है। इसलिए कोशिश क्या करें कि चीजें पीछे से याद करें, उनको बार बार मन ही मन रिवीजन करें। मैं हालांकि आपको मैंने कहा होगा कि आप लिख लिख के याद करें, मेरा कभी लिख लिख के भी याद नहीं किया, कि मुझे लगता था कि लिखना टाइम वेस्ट है, इतने में तो मैं याद ही कर लूंगा, डायरेक्ट ही कर लूंगा यार, डायरेक्ट दिमाग में छापे ना इसको, पहले वो रजिस्टर में लिखेंगे बाद में और लिखेंगे। वो बच्चे तो मुझे और क्यूट लगते हैं जो कहते हैं कि यहाँ रफ में करते हैं, वहां घर पे जाके फेर करते हैं। तुम्हारा तो मैं जी करता हूँ मैं तुम्हारे गाल खींच लूं पकड़ के,
कि तुम कितने क्यूट हो। ऐसा मैंने फिफ्थ कब तक भी नहीं किया था कभी, कि मैं पहले रफ में लिखता फिर फेर में करता। जो लिखना है वो यही लिखना है, घर पे जाकर उनको बार बार याद करना है। तो रैंडम ये भी किया कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, शाम को आप कोचिंग आ रहे हैं पैदल पैदल, तो दिमाग में यूं ही लाया कीजिए। उदयपुर 1559, जोधपुर 1459, बीकानेर 1488, जयपुर 1727, सवाई माधोपुर 1763, अजमेर 1113। धीरे 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 दिमाग में छपेंगे। ऐसे छपेंगे कि जब कभी आप किसी गाड़ी के नंबर देखो 1113, आपको लगेगा अजमेर की स्थापना है। इसको तो देखो कहते हैं याद करना, बाकी धूल में लठ मारना, है ना। बाकी फिर जनता कहती है कि सर, हाँ पानी पिएगा, पानी पी लो। माइक ने बिना माइक के बोल, इतनी सी क्लास है इसमें माइक है, आ जाएगी। अरे तू बोल तो सही, अरे बाकी शांत रहो। हाँ, डेली रोजाना याद करता है। हाँ, किस बारे में कल बात करेंगे नवीन जी ने? है क्लासरूम चेंज, इसमें तो डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या डिस्टर्ब होना है? क्लास में बैठ के पढ़ना है, बोले यहां पढ़े वहां पढ़े वहां पढ़े है। ये फालतू की पंचायती नहीं, ये विशेषाधिकार है, कहीं भी बिठाया जाएगा, पढ़ना है। ये जो भी पंचायती करता है ना, इसका मतलब पढ़ने के लक्षण नहीं है, आपको दूसरी बातें दिमाग में ज्यादा आती है। मैं कह रहा हूं रिवीजन करना है, तेरे है कि क्लास चेंज कर दी। कह दिया, तब कहा था गंगा जमुना, अब कहा यहां, कल कहेंगे वहां, परसों कहेंगे वहां, अब खत्म खेल बस। इसमें विशेषाधिकार है कोचिंग के सारे। हाँ, रूम वाले तो बस आती है, आजकल तो इतनी बसें चलती है, आपको बताया हुआ, वहां पे आइए, वहां से बस में चले जाइए। ये है ना, मन को भरमाने के तरीके हैं कि अपने खुद को राजी रखना चाहते हैं। ये वो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कई बार रूम चेंज करता, तो कोई साथ वाला आगे पूछता कि पढ़ाई कैसे चल रही है, मगर यार एक बार एडजस्ट हो रहा हूं। अब मैं कई बार सोचता हूं यार, पहले भी अपने पास एक कमरा था, फिर भी अपने पास एक कमरा था, तो एडजस्ट क्या करना था। इधर भी अपने पास एक टेबल और एक वो तार वाली कुर्सी थी, जिसके कुछ तार बीच में से टूटे हुए थे। वहां भी अपने पास सेम टेबल और तार वाली कुर्सी थी, तो क्या करना था। ये तो अपनी पंचायतियां हैं कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, इस रूम में होती है, उस रूम में नहीं होती, इस क्लासरूम में होती है, उस क्लासरूम में नहीं होती। पढ़ने वाला तो कहीं भी बैठ के पढ़े, कैसे भी पढ़े। यहाँ आप तो ये बता दो कि यहाँ 1 से 7 बजे के बीच में जब क्लास चल रही होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस थोड़ी होता है। आपको उसमें आके नवीन जी नाच देते हैं बीच में, और नवीन जी कहते हैं पहले मेरा डांस देखो, बाद में ही पढ़ पाओगे। और आपको जो सर फिर हमारा ध्यान डांस में चला जाता है सर, फिर हम कतई नहीं पढ़ पाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ है यार, इसके अंदर इतने से संघर्ष नहीं किए जाए फिर क्या है कि अपने को ये लगता है कि सर इतना आना और उतना आने में हमें फर्क पड़ता है। ये तो बहुत अलग सी बात है यार, ये तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए इस प्रकार। चलो क्या लिखा लास्ट में? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब होता है कि बार बार पीछे वाले रिवीजन करोगे तब तो चीजें याद होगी, रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें याद। रिवीजन किया इसलिए सन भी याद है, वो सन भी याद है जो मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था, है ना। वरना स्टूडेंट मेरे से आके कहता है कि सर वो सन छोड़ दें क्या, सर ये हिस्ट्री में इतने सारे लिखवा रखे थे, छोड़ दे क्या। मुझे लगता है मैं इसको कह दूंगा याद कर, तो भी एक याद नहीं हो रहा, मैं छोड़ दे। पर मैं यदि स्टूडेंट होता आपकी जगह नहीं छोड़ता। फिर वो कहता कि सर एग्जाम में नहीं आता होगा, एग्जाम में रजिस्टर में लिखा हुआ ना तो याद करना है। क्या फर्क पड़ता है एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, रजिस्टर तो पूरा भरा है। फिर कल को तो अपने यही कह देंगे कि सर वो 100 ही बता दो जो आएंगे, बाकी वाला तो क्यों पढ़ना है आपने। ऐसा तो नहीं किया जा सकता ना। इसलिए चीजें जो लिख रखी है इन पे ब्लाइंड फेथ किया जाए कि जो अपने लिखा हुआ है वो ही आएगा अपने, उनको बार बार रिवीजन किया जाए, चीजें अपने आप स्मूथ हो जाएगी, चीजें सरल हो जाएगी। और पुराने पेपर कर लिया करें तो आपका विश्वास जम जाएगा कि यार यहां से सवाल आते हैं। वरना कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पुराने पेपर सोल्व नहीं करता है, और फिर उसको ये भी नहीं पता होता कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता। यदि आप पुराने पेपर सोल्व करते हो, आपको लगता है कि जो सर ने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर कई बार कोई आनिया भानिया आगे पंचायती करता है कि नोट्स से कुछ ही नहीं होता, तो आप उसका देना कोई बात नहीं, नहीं होता है तब देख लेंगे। हम एक बार नोट्स पढ़ रहे हैं, बाद का बाद देखेंगे। वो वापस कहेगा अरे के आर एस यूं थोड़ी बना जाता, तपना पड़ता है, तो उसको कहना नीचे हीटर लगा ऊपर बैठ, है ना। हम जितना तपना है उतना तप तो पा लेंगे, हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो अजमेर की स्थापना कब की गई और किसका निर्माण करवाया गया? किले का।
इसी ने अजमेर में सोने और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? चांदी और तांबे। पर अब याद रखने वाली बात इसमें यह है, इसने जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, इन पे अपनी रानी का नाम लिखा था, और इसकी रानी का नाम था सोमल देवी। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा कौन से चौहान राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चला दिए थे? तो कौन से राजा ने? इस सोमल देवी का नाम ही अपने कई जगह पढ़ लेते हैं, सोमलेखा। क्या है? तो सोमलेखा आ जाए तो भी वही बात, सोमल देवी आ जाए तो भी वही बात। तो कौन से राजा ने अपनी रानी के नाम के सिक्के चलाए थे? अजयराज। वो कौन सी धातु के सिक्के थे? सिल्वर और कॉपर। लिखो, अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। सोमल देवी कोष्टक में सोमलेखा लिखना। ही सर्कुलेटेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स with his queen named सोमल देवी या सोमलेखा। इसने अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। ही सर्कुलेटेड सिल्वर एंड चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। सर्कुलेटेड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स with name of his queen सोमल देवी। with name of his queen सोमल देवी। अपनी रानी सोमल देवी के नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। सोमल देवी कहा होगा इसने कि पैसे पैसे करती है और तेरे नाम की डेरी लगा दूं मैं। तो कौन सी रानी के नाम के सिक्के चलाए? सोमल देवी। या सोमल देवी को हम क्या कहते हैं? सोमल। और सुनना, देखो हम आगे पढ़ेंगे, एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, पार्श्वनाथ। कौन सा मंदिर? आज ही पहुंच जाएंगे, या तो अपने अभी पार्श्वनाथ टेम्पल पे, या कल वाली क्लास के अंदर तो पक्का ही पहुंच जाएंगे। इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर, पार्श्वनाथ जैनों के भगवान है, जैनों के 24 भगवान, उन्होंने 23वें भगवान जी का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। उस मंदिर में एक सोने का कलश चढ़ाया था। क्या चढ़ाया था? कलश। कलश होता है पानी वाला कलश, तो पानी का कलश था। राजा गया उस मंदिर में, राजा ने जाके कौन सी धातु का चढ़ाया? उसमें सोने का। क्या चढ़ाया था? कलश। सुवर्ण कलश का, जो गोल्डन पोर्ट कर देंगे। लिखो, इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर किया गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। ही ऑफर्ड गोल्डन पोर्ट इन पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया था। He offered golden pot in पार्श्वनाथ टेम्पल। पार्श्वनाथ मंदिर में क्या भेंट किया था? सुवर्ण कलश। अब और सुनना, देखो अगली बात ज्यादा समझदार बात है। जैनों में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक होते हैं दिगंबर जैन, एक होते हैं श्वेतांबर जैन। कौन कौन? दिगंबर और कौन कौन से जैन बताओ देखे? दिगंबर और श्वेतांबर, दो प्रकार के जैन होते हैं। इनमें एक बार किसी बात को लेके डिबेट हो गई। दिगंबरों ने कहा हमारी बात सही, श्वेतांबरों ने कहा हमारी। किसी भी पंथ में, संप्रदाय में, किसी भी संगठन में यदि दो धाराएं बनती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विचारधारा के तहत उनमें विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ कहते हैं भाई ऐसा करना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने, जिन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, वो उनसे क्या हो जाते हैं? अलग। तो पहले एक ही थे, बाद में दिगंबरों से एक नई धारा बन गई। वो कौन से हो गए? श्वेतांबर। इनमें किसी भी बात को लेकर डिबेट हो गई। तो मान लो आपकी क्लास में किसी बात को लेकर डिबेट हो जाए, तो मैं उसका भाई कर सकता हूं कि मैं कहूंगी हाँ भाई बताओ आप में से सही कौन है, या आप में से मैं किसी बंदे को अध्यक्ष बना दूं, यार ये बात है, तुम बताओ इनमें सही क्या और गलत क्या है। तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में जब डिबेट हुई, उस डिबेट का अध्यक्ष जो था वो कौन था? अजयराज। कौन था? इसका मतलब अजयराज कितना इंटेलिजेंट है, क्यों दिगंबरों और श्वेतांबरों की बात भी जानता है। भाई विद्वानों के अंदर डिबेट हुई है तो इंटेलिजेंट मुद्दे पर हुई होगी। ये तो हुई नहीं भाई इन्होंने मेरा पेन लिया कि नहीं लिया, ऐसी कोई बात तो नहीं रही कि कोई सिद्धांत रहा होगा, ये सिद्धांत जैनिज्म में है, दिगंबरों ने कहा होगा ऐसा होता है, श्वेतांबरों ने कहा ऐसा होता है। उसका यदि कोई अध्यक्षता कर रहा है या बता रहा है क्या सही और क्या गलत है, वो बंदा कौन है? विद्वान लोगों के बीच में जब भी डिबेट होती है उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। क्या बोलते हैं? आप शब्द देखिए, पुनः शब्द देखिए, क्या शब्द है? शास्त्र प्लस अर्थ। शास्त्र प्लस, शास्त्रों के अर्थ को लेकर डिबेट है ना। एक कोई लाइन लिखी हुई है, भगवान राम जी के बारे में एक लाइन लिखी हुई है, मैं कहता हूं ये राम जी वाली लाइन सही है, आप कहते हो सर ये लाइन गलत है, इस प्रकार नहीं है, ये लाइन इस प्रकार है। तो अपने बीच में डिबेट हो गई। तो विद्वान लोगों के बीच में जब भी डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की? देख लो, दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। ही हेडेड, ये हेड बना उनका, ही हेडेड डिबेट बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। इसने दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। He headed debate between दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स।
दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी. He headed debate between दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स. दिगंबरों तथा श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की क्या की थी? अध्यक्षता की थी. तो विद्वानों के बीच जब भी कोई डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मूर्खों में होती तब कहते हैं बहस. क्या कहते हैं? भाई कोई यूं अपने दोस्ती कोई लड़ रहे हैं, बहस मत करो रे. अपने कभी ये थोड़ी कहा कि शास्त्रार्थ मत कीजिए, नहीं कहते ना. तो विद्वानों के बीच होती है तब तो क्या होता है? शास्त्रार्थ. मूर्खों के बीच हो तो इसलिए संसद में क्या होती है? कभी सुना आपने कि संसद में शास्त्रार्थ किया गया? मतलब अखबार में आता है संसद में बहस हुई, बजट पर क्या की गई? बहस. क्योंकि चिल्लम पो करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते. शास्त्रार्थ का मतलब है मैं मेरी बात रखता हूं, मैं चुप होता हूं, फिर अगला अपनी बात रखता है, फिर वो चुप होता है, फिर मैं मेरे तर्क देता हूं, वो अपने लॉजिक देता है, फाइनली एक बंदा कहता है ये सही है और ये तो बात हुई. वो तथ्यों के साथ में देता हूं, मैं जो भी उसके अंदर बातें हैं वो सारी की सारी बताता हूं. यूं ही आप हा हू कर रहे हो तब अपने उसको क्या कहते हैं? क्या कर रहे हो? क्लास में भी कोई दो लड़ने लग जाओ, अच्छी कोई डिबेट चलती हो तो अपने यूं सुनने का मजा आता है ना. दिलीप सर आगे पॉलिटी पढ़ाने आएंगे तो आपसे कई चीजों पे डिबेट करवाएंगे कि क्या देश में राष्ट्रपति का राज होना चाहिए या प्रधानमंत्री का राज होना चाहिए. तो आप आगे लिख के लाओगे. दिलीप सर आपसे खूब सारी 10-15 डिबेट करवाएंगे तो आपको मौका देंगे कि आप घर से लिख के लाना कि क्या देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली होनी चाहिए या क्या देश में संसदीय शासन प्रणाली होनी चाहिए. जैसे अमेरिका में कि वहां का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति. जैसे अपने अपने यहाँ पे हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री. क्योंकि अपने ब्रिटेन से प्रणाली ली थी. और ये सवाल बन सकता ना क्या हम अमेरिका की तरफ चले जाए? जैसे वहां अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट ही होता है, जनता सीधा अपने प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट ही नहीं. अपने एमपी को डालते हैं, एमपी के अंदर से क्या बनता है? प्रधानमंत्री. अपने एमएलए को डालते हैं, एमएलए के अंदर से क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री. ऐसा ही होता है. वहां वाला भी अपनाया जा सकता है. तो उस पर फिर आपको बांटेंगे भाई इधर वाले राष्ट्रपति के पक्ष में, इधर वाले प्रधानमंत्री के पक्ष में. तो बच्चे खूब अच्छा लिख के लाते हैं. अब पूरी क्लास का सुनने का जी करता है. कई बार आप लड़ लेते हो तब सुनने का जी क्या करे? चुपचाप या तो क्लास से बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि तब आप शास्त्रार्थ नहीं कर रहे होते. क्या कर रहे होते हो? इसलिए मुझे संसद वाला कभी नहीं समझ में आया कि संसद में हमेशा क्या करते रहते हैं वो. इसलिए बाहर में भी आता है कल होगी संसद में, मतलब लिखते हो रहे भाई यार प्लीज ऐसा मत करो यार, है ना. और अब तो क्या हुआ संसद में कल तो दो चार कूद गए, है ना. पता नहीं कहां से आए वो कूद और गए. हमारे भाई साहब नागौर वाले हनुमान जी क्या फैमिली डुक मारे. फैमिली डुक समझते हो आप? शहर वाले बच्चे फैमिली डुक नहीं समझते हैं. डुक समझते हो? डुक ऐसे करके यूं मारते हैं, इसको क्या कहते हैं? डुक. पर जब एक अंगुली को यूं आगे निकाल के मारते हैं इसको बोलते हैं फैमिली डुक. क्या बोलते हैं? आप सोचो कि सर ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है क्या फैमिली डुक कैसे मारा जाता है. पर फिर भी भाई परसों यूं देखे जीव सोरा हो गया था क्या यूं साइड में लेके उनके. चलो तो दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका मतलब अजय राज इंटेलिजेंट है, वो जैनिज्म के बारे में जानता है, वो दिगंबरों श्वेतांबरों की विचारधाराओं के बारे में जानता है. तो उसने अध्यक्षता की और उसने फाइनल अपना बताया होगा भाई दिगंबर सही है इस बात में या श्वेतांबर सही. इंटेलिजेंट बंदा था. जब बुढ़ापा आया तो लास्ट में अपने बेटे को राजा बना देता है. इसके बेटे का नाम था अरुणोराज. क्या नाम था? अरुणोराज को राजा बनाया और खुद बन गया सन्यासी. क्या बन गया था? तो वो पूछेगा कौन सा चौहान राजा अपने बुढ़ापे में अपने बेटे को राजा बनाकर सन्यासी बन गया था? बेटा कौन था? अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज, अपने अंतिम दिनों में इन हिज लास्ट डेज इसने अपने पुत्र अरुणोराज को राजा बना दिया. ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज. इसने अपने पुत्र अरुणोराज को राजा बना दिया. ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज. इसने अपने पुत्र अरुणोराज को राजा बना दिया. ही कोरोनेटेड हिज सन अरुणोराज. तथा स्वयं सन्यासी बन गया था. एंड हिमसेल्फ बिकेम ए सेंट. तथा स्वयं सन्यासी बन गया था. एंड हिमसेल्फ बिकेम ए सेंट. ये भी इंटेलिजेंस ही है जी. भारतीय संस्कृति या हमारे पूर्वजों ने कितना सोचा होगा इस बात पे कि उन्होंने माना कि एक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता है. कितना होता है? अधिकतम जीता है तो कितना जीता है? 100 वर्ष. उन्होंने माना 100 वर्ष का होता है. तो माना कि यदि 100 वर्ष का होता है, ये मान रखा था कि 100 वर्ष का होता है. इसलिए आज भी गांव में किसी की डेथ होती है, भले वो 60 साल में, भले वो 70 में, भले वो 80 में, बोलते हैं 100 वर्ष पूरा कर गया.
कितने वर्ष पूरे किए? डेथ होती है तब गांव में बड़े बुजुर्ग की जब भी डेथ होती है, मतलब फोन करके भी किसी को कहते हैं ना कि भाई हमारे वो फलान जी की डेथ हो गई, तो यूं यूं नहीं बोलते डेथ हो गई, यूं बोलते भाई 100 वर्ष पूरा कर गया। क्योंकि हमारा मानना था कि व्यक्ति का जीवन कितना होता है, तो व्यक्ति का जब अंत हो गया इसका मतलब कितने वर्ष पूरे हो गए, इसको 100 वर्ष। हमारे पूर्वजों ने कहा उस 100 वर्ष को 4 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में? उसके जन्म से लेके 25 वर्ष तक का जो समय, उसको उन्होंने बोला ब्रह्मचर्य। क्या बोला? पढ़िए, 0 से 25 तक वाले में क्या कीजिए? पढ़ाई कीजिए। जीवन जितना हो सके कम सुविधाओं में जिए, जितना हो सके कम सुविधाओं के अंदर जिए। इसलिए कहा गया कि पढ़ना घर पे नहीं है, गुरुकुल में जाके। कहां जाके? जैसा कि आप रहते हैं हॉस्टल्स में, घर पे नहीं रहे आप, सेम प्रणाली का फॉलो कर रहे हैं। गुरुकुल में जब वो पढ़ा करते थे, आप भले राजा के बेटे हो, आप भले सेठ के बेटे हो, आप बड़े को साहूकार या मंत्री के बेटे हो, लेकिन सुबह सुबह उठ के डेली सबको भीख मांगनी पड़ेगी। क्या मांगनी पड़ेगी? आप गांव के अंदर जाएंगे और गांव में जाके आप बाकायदा अपनी वो झोली लेके जाएंगे और झोली लेके भिक्षाम देही। अंदर जो महिला है वो उस समय कोई रसोई का काम कर रही है, उसने कहा 10 मिनट खड़ा रहे, थोड़ी देर बाद आके आटा दूंगी। आप चुपचाप खड़े हो, ये आपका पैशन है, ये धैर्य की परीक्षा है। आपने 10 मिनट बाद पुनः कहा कि माते भिक्षाम देही, हे माता मुझे भिक्षा प्रदान करो। उसने वापस कहा क्या है, दिख नहीं रहा काम कर रही हो। आप पुनः चुप रहे। इसका मतलब आप जल्दी अग्रेसिव। आपको छोटी उम्र से इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि आगे की जिंदगी में काम आए, आप में अग्रेशन ज्यादा नहीं हो, आप में धैर्य हो। जहां अग्रेशन होना चाहिए वहां पे हो, हर जगह अग्रेशन। महिलाओं से किस प्रकार का व्यवहार हो, लड़कियों से किस प्रकार का व्यवहार हो, बुजुर्गों से किस प्रकार का व्यवहार हो, ये सब चीजें आप उस 25 साल की एज में सीखते। जब आप 25 के हो जाते इसका मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? अब कहते अब आप अगले आश्रम में जा सकते हो। अगला आश्रम था गृहस्थ। कौन सा था? इसका मतलब कमाओ। गृहस्थी कब चलेगी? जब पर कमाएंगे कब? जब हम पढ़ेंगे। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कमाएंगे कैसे? पढ़ने का मतलब ये केवल ये नहीं था नौकरी वाला, पढ़ने का मतलब था उसमें स्किल डेवलपमेंट था। आपको स्किल सिखाई जाएगी, आप नौकरी भी कर सकते हैं, आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, आप किसी दूसरे के पास में जाके नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, आपको वो सिखाया जाएगा। अब आप कमाइए। अब चूंकि आप कमा रहे हो तो अपना घर चला सकते हो, तो आप ब्याह कीजिए। तो आप अपना अपना 25 से लेके 50 तक आप घर पे ध्यान दीजिए, केवल अपने घर पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजों करने की आपको आवश्यकता नहीं। आप अब आपके बच्चे होंगे, उनको आप अच्छी शिक्षा दिलाइए। आपके परिवार में किसी को जरूरत है, उसके साथ में आप खड़े हो जाइए। अब आप 50 के हो गए। जब आप 50 के होते तो आपकी अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके जो बच्चे हैं उसी उम्र के आसपास पहुंच रहे हैं। इसलिए अब आप घर से ध्यान हटाइए। अब आप घर की तरफ ध्यान मत दीजिए, अब आप समाज की तरफ ध्यान दीजिए। किसकी तरफ? अब आप गांव की स्कूल में जाके छोटे बच्चों को पढ़ाइए। अब आप गांव में पौधारोपण कीजिए। अब गांव के अंदर आवारा गाय है तो गौशाला में जाके काम कीजिए। अब गांव के अंदर मंदिर टूट फूट गया तो वो ठीक कैसे करवा जाए उस पर ध्यान दीजिए। गांव में शाम को भजन आदि होते हैं तो उनके अंदर जाके बैठिए। अब परिवार की चिंता छोड़िए, समाज की चिंता कीजिए। हमारा वो आश्रम था वानप्रस्थ। कौन सा था? पहली बात 75 तक होते होते आप मर जाएंगे। 75 के बाद आप जिंदा, पर यदि 75 के बाद भी आप जिंदा है तो आप संन्यास धारण कीजिए। अब आप समाज को भी छोड़िए, अब आप घूमिए। सन्यासी वह है जो भ्रमण करता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। सन्यासी वह है जो एक जगह पे 3 दिन तक लगातार रुकता नहीं है। यदि आप किसी एक जगह 3 दिन से अधिक रुक गए तो हो सकता है उस जगह से आपको प्यार हो जाए, उसका वातावरण अच्छा लगे, वहां के लोग अच्छे लग जाएं, तो आप में मोह माया आएगी। और जब मोह माया आ गई फिर किस बात के सन्यासी हो? आप निरंतर घूमिए। जब आप घूम रहे होंगे तो अलग अलग लोगों के बीच में जाएंगे। उन अलग अलग लोगों को भी पता है कि आप जिंदगी के 75 साल देख चुके हैं, इसलिए जिंदगी का बड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए लोग आपसे मिलने आएंगे। उनको बताइए कि आपने जीवन में क्या अच्छी बातें की, क्या बुरी बातें की, क्या कमियां रही, कहाँ गलतियां थी, उनको सुधारना कैसे। धीरे धीरे आप अपने जीवन का त्याग कर दीजिए। क्योंकि आप 50 के होने के बाद घर गृहस्थी अपने परिवार पर छोड़ देते हैं, समाज का काम करते हैं, तो घर भी राजी और समाज भी राजी। अब चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। आप ये कह सकते हो कि सर आप 25 तक एजुकेशन पूरी नहीं होती, अब एजुकेशन ये 30 तक चली गई, कि अपने नौकरी लगने की उम्र 30 तक आ गई या 30 तक हो गई। अब आप कहते हो सर 50 वर्ष के अंदर जाते जाते अब नहीं है, वो 60 हो गया, क्योंकि सरकार भी रिटायरमेंट कितने पे कर रही है, तो 60 तक तो घर का ध्यान रखना ही है। अब वो आगे वाला थोड़ा थोड़ा उधर बढ़ा लिया जाए, बाकी ये 30 और 60 वाला हो गया है। मैं कहता हूं आज भी गांव के अंदर वे लोग जो ये 50, 55, 60 की उम्र आने के बाद अगली पीढ़ी को घर की चाबियां सौंप देते हैं, उनका तो बेटे भी ध्यान रखते हैं, चुपचाप बाहर बैठ जाते हैं। पापा उम्र के जो लोग घर के बाहर जाके बैठ जाते हैं।
वो आप उनसे सलाह लेते हैं तो वो आपको सलाह दे देते हैं, यदि आप सलाह नहीं लेते हो तो वो बीच में बोलते हैं। और सलाह में भी ज्यादातर आप जाके पूछो ऐसा कर लें क्या, वो हाँ ही कहते हैं, वो ना नहीं कहते। वो बेहद समझदार है, वो जानते हैं कि ना भी कह दिया तो भी ये मानने वाला नहीं है, तो क्यों फालतू में अपने खोटा लगना, ये जैसा कर रहा है वैसा कर लेने दीजिए। उन लोगों का बुढ़ापा बेहद अच्छा गुजरता है, घर वाले बहुत ध्यान रखते हैं। कई डोकरे होते हैं जो 80 साल तक लठ लेके बीच में बैठे रहते हैं, उनका बुढ़ापा, मैंने गांव में खूब सारे ऐसे केस देखे, आसपास में केस देखे, घर वाले ही बात मानना बंद कर देते हैं। आप बाकी छोड़िए, घर वाले ही बात आपकी बात नहीं मान रहे होते हैं, आपके खेत का बंटवारा आप नहीं कर सकते, उसमें भी दूसरे लोग पंचायती कर रहे होते हैं। हमारे पूर्वजों ने कितना सोच समझ के बनाया होगा कि ना इतने साल तक ये, इतने साल तक ये, बाद में दिया जाए। चाहे महिलाओं वाले में, वे महिलाएं जो भाई जैसे ही लगा उनको अब अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए सत्ता, अगली पीढ़ी को सत्ता सौंप देते हैं। उन सासुओं की कदर खूब ढंग की होती है। कई डोकरियां 80 साल तक चाबियां यहाँ लटका के घूमती रहती है, मतलब रसोई का घी भी किसी को नहीं लेने देती। तो उन डोकरियों के बाद में बुढ़ापा बुरा ही निकलता है भाई साहब। तो अजय राज इस मामले में इंटेलिजेंट है, जैसे ही वो बुजुर्ग हुआ उसने अपने बेटे को बना दिया राजा, और खुद क्या बन गया। आप बताएंगे समाज के अंदर क्या चल रहा है, तो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, मैं घूम घूम के लोगों को बता दूंगा। अगला राजा लिखो, अरुणोराज। तो जिन भी लोगों ने चीजें बनाई थी उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाई थी। अगला देखो, अरुणोराज। अच्छा, ये गजनी की तरफ से जो भी अटैक हो रहे थे ना, इन लोगों की जो जाति थी वो जाति थी तुर्क। कौन थे ये? टर्क थे, ये तुर्क थे। टर्क का दो, इंग्लिश में हम टर्क का देते, तुर्क का देते हैं उधर, इसलिए आप तुर्की बोलते हो हिंदी में, इंग्लिश में कहते हो टर्की। एक ही बात है, वही बात है, बोलने का थोड़ा बहुत भाषा का चेंज हो गया। तुर्कों का मुख्य अड्डा था गजनी। कौन सा था? गजनी। और इस बार तुर्क थोड़े सफल हुए, तुर्क आगे राजस्थान में नागौर तक। कहां आगे? तुर्कों ने आज अपने राजस्थान में कोई बड़ा अड्डा पहला स्थापित किया था, वो कौन सा था? नागौर। अब नागौर आ गए तो अब चौहानों की राजधानी कौन सी है? अजमेर। पहले सांबर थी, अजयराज के टाइम में कहां पर आ गए लोग? अजमेर। आप उन्हें याद करो, देखो मैं कह रहा हूं आत्मप्रभा पुष्कर में पूजा करती है, इसका मतलब सांबर से पुष्कर तक तो आ गए थे, अब पुष्कर से आगे और बढ़े तो अजमेर, तो नया राजधानी बना ली उन लोगों ने। तो अब लगा जो लोग नागौर में आ गए तो अब अगला अटैक कहां पर करेंगे? अजमेर, तो संभालना जरूरी, और तुर्कों ने किया। बहलीम, बहलीम नाम करके उनका राजा हुआ करता, वो नागौर से अजमेर की तरफ बढ़े। अरुणराज को कहा कि भाई साहब ये नागौर से चल गए अजमेर की तरफ आ रहे हैं। उसने कहा वेट एंड वॉच, रुको एक बार और नजदीक आने दो, डीप आने दो इनको थोड़ा। जैसे वो अजमेर के पास में आए, अरुणराज अपनी पूरी सेना लेकर निकलता है, सारे तुर्कों को मार देता है, सिंगल को वापस नहीं जाने दिया। भयंकर भयंकर ढंग से मारा था। कहते हैं जिस मैदान के अंदर वो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इतना खून बहा, इतने दुश्मन मरे, इतने सैनिक मरे कि चारों तरफ लाल लाल हो गया। किसी ने कहा यार ये तो पूरी धरती लाल हो गई, तो इसके ऊपर की मिट्टी खोदी जाए। उसके ऊपर से मिट्टी खोदी गई तो वहां पे खड्डा बना, उस खड्डे की झील बनी, उस झील का नाम है आना सागर। कौन सी झील है? कोई पूछेगा राजस्थान की कौन सी झील युद्ध भूमि में बना दी गई थी? अरुणोराज का घर का नाम था अनाजी, अनाजी ने सागर बनाया, इसलिए नाम क्या है? दोनों बातें याद रखिए एक साथ। तुर्कों को अजमेर के पास हराया और वहां पर कौन सी झील बनाई? आना सागर। देख लो, अजमेर के समीप तुर्कों को हराया, डिफीटेड टर्क्स नियर अजमेर। अजमेर के समीप तुर्कों को हराया, डिफीटेड टर्क्स नियर अजमेर, तथा वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, तथा वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर, वहां पर आना सागर झील का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट लेक आना सागर देयर। किसका निर्माण करवाया? आना सागर झील का। किसने करवाया? इसी समय मालवा में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था नरवर्मन। क्या नाम था? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है मालवा, और मालवा का जो राजा उसका नाम क्या था? नरवर्मन। इसने नरवर्मन को हराया था। किसको हराया था? लिख लो, इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने किसने? अरुणराज। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसने मालवा के नरवर्मन को हराया था। डिफीटेड नरवर्मन ऑफ मालवा। इसी टाइम गुजरात में कौन सा वंश हुआ करता? चालुक्य। और चालुक्यों का एक बड़ा महान राजा हुआ था, उसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। क्या नाम था? जयसिंह सिद्धराज। कहां का राजा? जयसिंह सिद्धराज गुजरात का। कौन से वंश का राजा? चालुक्य वंश का राजा। क्या नाम है बताओ देखे?
जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज को भी हराता है। जयसिंह सिद्धराज हारा तो उनके बीच में संधि हुई। संधि हुई तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी की शादी अरुणोराज के साथ कर दी ताकि थोड़ा शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए। उस बेटी का नाम था कांचन देवी। क्या नाम था? तो ये गुजरात की कौन सी राजकुमारी से शादी करता है? किसको हराने के बाद? जयसिंह सिद्धराज कौन से वंश का है? कहां का राजा है? लिखो। इसने गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग जयसिंह सिद्धराज। गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज को हराया। ही डिफीटेड गुजरात चालुक्य किंग जयसिंह सिद्धराज। तथा उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया एंड मैरिड हिज डॉटर कांचन देवी। तथा उसकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया एंड मैरिड हिज डॉटर कांचन देवी। तो कांचन देवी कहां की राजकुमारी होगी? गुजरात। तथा उसकी राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया। जयसिंह सिद्धराज के कोई बेटा नहीं था। जयसिंह सिद्धराज के बेटा नहीं था तो फिर और कोई परिवार का लड़का आके राजा बना। इस बार जो राजा बना गुजरात में चालुक्य राजा बना, उसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? कुमारपाल भी बड़ा शक्तिशाली बंदा हुआ। कुमारपाल चालुक्य को लगा अच्छा, पिछली बार ये अजमेर वाले चौहान आए और आके हमारे गुजरात वालों को हरा के गए, ये वापस अजमेर पर अटैक करता है, अरुणोराज को हराता है। किसको हराता है? मतलब अरुणोराज ने एक बार गुजरात वालों को हराया और दूसरी बार गुजरात वालों से हार गया। जब गुजरात वालों को हराया तो उनकी राजकुमारी से ब्याह करके आया, वापस करना पड़ेगा वैसा। इस बार अरुणराज ने अपनी राजकुमारी की शादी किसके साथ की? उस राजकुमारी का नाम था जालन देवी। क्या नाम था? लिख लो। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल ने इसे हराया। गुजरात चालुक्य किंग कुमारपाल डिफीटेड हिम। तथा इसने अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से किया एंड ही मैरिड हिज प्रिंसेस जालन देवी टू कुमारपाल। तथा इसने अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह कुमारपाल से किया एंड ही मैरिड हिज प्रिंसेस जालन देवी टू कुमारपाल। अपनी राजकुमारी जालन देवी का विवाह किससे किया? कुमारपाल। तो याद रहेगा। तो गुजरात के एक राजा से हार गया था। किससे हार गया? कुमारपाल। एक राजा को हराया था। किसको हराया था? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज की कौन सी राजकुमारी से शादी की? कांचन देवी। और कुमारपाल से कौन सी राजकुमारी की शादी की? कौन सी की? जालन। और देखो सुनो, आपके क्या मन में इस प्रकार की खूब बातें आती है फिर कि सर ये तो जयसिंह सिद्धराज का बेटा है कुमारपाल, ये इसकी बहन है, इसकी बहन, ये इसका मामा, ये इसका फूफा, इससे ब्याह कैसे हो गया? ऐसे आती है ना खूब सारी। मैं जब भगवान दास बारमली बताता हूँ तो आप 3 दिन तक मेरे से पूछते रहते, सर ये क्या लगता है इसका, है ना? और ये ऐसे के ब्याह कैसे हो गया सर? ये हर काल के हर देश काल परिस्थितियां अलग होती है हर समय की। आज के समय के सामाजिक मूल्य अलग है, उस समय के सामाजिक मूल्य अलग थे, है ना? एक ही राजा की शादी भुआ और भतीजी से हो जाती थी, अब तो नहीं होती ना। अब तो आपका दोसर होती एक ही है, दो भी नहीं होती ना। पहले 2 नहीं 10 15 20 भी राजा करता था ना। मतलब आप पुराने ज्यादा छोड़िए। मैं कल आपको राजा मान सिंह के बारे में बता रहा था, कल या परसों बात कर रहे थे कि जयपुर के जो लास्ट राजा थे वो थे मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड की 3 रानियां थी, तीसरी गायत्री देवी बताई थी। पहली जो 2 रानियां थी वो दोनों जोधपुर की थी, रियल भुआ भतीजी थी, दोनों एक साथ ही की। बहुत नॉर्मल बात थी उस समय, ये लोगों को अजीब नहीं लगता था। आज आपको और मेरे को अजीब लगता है क्योंकि हम आसपास देखते नहीं। उस समय ये बहुत सामान्य चीज थी, लोगों को लगता ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं बताता हूं, अभी भी यदि कोई थोड़ा सा नोटिस करेंगे, गांव में आज दिन तक एक व्यक्ति की शादी कहीं पर की गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, ज्यादातर मामलों में संभावना होती है उसकी वाइफ की बहन की उससे शादी हो जाएगी। गांव में ये बहुत नॉर्मल है। शहर में किसी को तो उसको ये अजीब लग सकता है कि ऐसे कैसे कर सकता है। ज्यादातर मामलों में, कई मामलों में ये भी हो सकता है कि जिस वाइफ की डेथ हुई थी उसके बहन नहीं है तो उसकी भतीजी से हो गई। ये भी बहुत नॉर्मल है, अभी तक भी इस प्रकार की चीजें मिल जाएगी। हो गई ना। वो पहले तो फूफा जी लगते थे ना, अब ब्याह हुआ है ना। चीजें अलग अलग परिस्थितियों में होती है, अलग अलग
समय की होती है, उनको हर सामाजिक मूल्यों पर आप लागू नहीं कर सकते। हालांकि इनमें तो ये भी है, जयसिंह सिद्धराज का बेटा कुमारपाल नहीं था, ये अलग था, पर फिर भी मैं आपके दिमाग में हमेशा आते रहते, इसलिए मैं बता रहा था कि इस प्रकार की चीजें कतई सोचनी। फिर अपना काम ये सोचना कतई नहीं है कि कौन से राजा का मामा और फूफा कौन लगता है। ये मैं इन राजकुमारियों का नाम भी नहीं लिखवाता। इन राजकुमारियों का नाम क्यों लिखवा दिया, अभी 2 मिनट बाद मैं बता दूंगा आपको कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें। क्योंकि कांचन देवी का बेटा होगा आगे सोमेश्वर, कौन होगा, उसका पूरा बचपन गुजरात में बीता था। बचपन कहां बीता, तो वो कि भाई ये गुजरात में क्यों बीता, क्योंकि उसका गुजरात ननिहाल है। बस ये याद करने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए कुछ चीजें यहां पर समझानी पड़ती है, बाकी मैं इनको खा जाता, स्किप कर जाता तो भी कोई बात नहीं। पर वो फिर हमने चीजें समझ नहीं सकते, थोड़ा समझने के लिए इस प्रकार की चीजें पढ़ लेते। आई बात समझ में। तो इसने तुर्कों को हराया, मालवा के नरवर्मन को हराया, जयसिंह सिद्धराज को हराया, लेकिन कुमारपाल से हार गया। इसी ने आपके पुष्कर के अंदर एक मंदिर बनाया था, वराह मंदिर। क्या बनाया था, देखो, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट पुष्कर। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। He built वराह टेम्पल एट पुष्कर। मैंने कई बार बीच में बताया, वराह मतलब भगवान विष्णु, पता है, तो विष्णु भगवान का मंदिर बनवा रहा है। कहां पर बनवा रहा है, पुष्कर। मैं बातों को ये जोड़ता हूं आगे, लिखना नहीं है, समझना इस बात को। पुष्कर में वराह मंदिर था। कालांतर में यहां पर आता है जहांगीर। कौन आता है, जहांगीर इस वराह मंदिर में जाता है। फिर जहांगीर अपनी बुक में लिखता है, मैं इन दिनों पुष्कर हूं, मैंने यहां पर हिंदुओं का एक मंदिर देखा, उस मंदिर में भगवान की मूर्ति की शक्ल सुअर जैसी है। कैसी है, वराह सुअर को कहते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार है वराह अवतार। जब धरती पर जल प्रलय हो रहा था, भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लेके धरती को बचाया था, वराह अवतार। कभी आप फोटो देखेंगे भगवान वराह खड़े हैं, उनकी हथेली पर यहाँ पर पृथ्वी टिकी हुई है, वो वराह अवतार है। जहांगीर कहता है मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है, मैंने उस मंदिर को तोड़ दिया। फिर वो कहता है उस मंदिर के ठीक सामने मैं इन दिनों अपने महल बनवा रहा हूं, जहांगीर का पुष्कर का महल। उस महल के बाहर वो अभिलेख लगवाता है, अभिलेख लिखता है मैंने अभी अभी मेवाड़ जीता है, पढ़ा था हमने। तो वो पुष्कर का वराह मंदिर जिसको तोड़ता, वो वराह मंदिर किसका बनाया हुआ है, अरुणराज। किसका बनाया था, तो ये बात मैं तब वहां भी बोला था, मगर जहांगीर पुष्कर जाता है वहां पर मंदिर को तोड़ता, तो मंदिर वराह मंदिर यही है, इसके ठीक सामने। तो पुष्कर की वो झील है ना, पुष्कर झील में 52 घाट है। कितने घाट है, तो उस घाट का नाम है वराह घाट। भाई वराह मंदिर वाला घाट कौन सा आ गया, वराह घाट। वराह घाट के सामने पुष्कर का महल बना हुआ जहांगीर का, जिसका अभिलेख हमें बताता है कि जहांगीर ने 1615 में कहां पर संधि कर ली थी, मेवाड़। किसे संधि कर ली, आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते। इसके दरबार में 2 विद्वान थे, लिख लो, दरबारी विद्वान। एक विद्वान का नाम था देवबोध, एक विद्वान का नाम था धर्म घोष। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। 2 जैन मुनि है, क्या क्या नाम बताओ देखे, देवबोध और धर्म घोष। किसके दरबार में देवबोध और धर्म घोष, किसके दरबार में, अरुणराज के दरबार में 2 विद्वान है, देवबोध और धर्म। जैन है दोनों। कौन विद्वान है, लिखना नहीं, एक बार सुनना। आप देखो इनके दरबार में जैनों के विद्वान है। इससे पिछले वाला जो राजा था उसने जैनों के पार्श्वनाथ मंदिर में कलश भेंट किया था, उसने दिगंबरों और श्वेतांबरों के बीच में डिबेट का, शास्त्रार्थ का अध्यक्षता की थी उसने। इसका मतलब ये जैनिज्म को भी मानते हैं, इसका मतलब ये सेक्युलर है। इसका मतलब क्या है, एक रानी शिव जी की पूजा कर रही है, एक राजा विष्णु जी का मंदिर बनवा रहा है। इसका मतलब उन राजाओं, हाँ, शांति स्थापित करने के लिए वैवाहिक संबंध, हाँ, ये मानते ही थे। अभी भी अपने ये मानते हैं कि लड़की पक्ष थोड़ा कमजोर माना जाता है, लड़के वाला पक्ष बड़ा माना जाता है। समाज के सिद्धांत आज भी वैसे ही है, नहीं है। गांव में बाकायदा बुजुर्ग तो कहते ही हैं कि बाई देवणी मोटा घर में, बाई ल्यावणी छोटा घर हूं। हर घर की है। आप भले इनको बुरा बताइए, अच्छा बताइए, बहुत अलग सी बात है। आज भी हम कोशिश करते हैं कि मुझे मेरी बहन की शादी करनी है, मैं देखता हूं मोटा सा मोटा परिवार मिले, कोई लाइनी हो तो लोग देखे ब्याह हो जाए, वो ठीक नहीं। अभी भी ये बने हुए, तो उस टाइम भी थी कि भाई तुम हारे हो तो तुम अपनी लड़की दीजिए, तो उसके अंदर। और ये चीजें तब भी थी, अभी भी, अब दूसरे रूप में चल रही, उस समय उस रूप के अंदर थी। चलो, पर तुम्हारे दिमाग में ठीक क्वेश्चन आया, तो कौन कौन 2 विद्वान है बताओ देखे, देवबोध और धर्म। अब अजय राज ने अंतिम दिनों में शासन सौंप दिया था अरुणराज को, और खुद क्या बन गया था, सन्यासी।
अनुराग शासन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। अनुराग कुर्सी पे बैठा है, बूढ़ा हो गया, पर अब कुर्सी पे मरूंगा, कुर्सी छोड़ूंगा। तो इसका बेटा था, उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था? उसने सल्टा दिया एक दिन। देख लो, इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। इसकी हत्या इसके बेटे जगदेव ने कर दी थी। He was murdered by his son जगदेव। अब तुझे यहां बैठना है, तुम इधर सरको थोड़े, ये लास्ट में बैठ जाएगी, है ना। इसको बुद्धि लगाना कहते हैं। इसका रजिस्टर इधर दे दो। पर नहीं, तुम सारे खड़े होगे, फिर ये अंदर आएगी, फिर तुम सारे बैठोगे। तुम इतना दिमाग नहीं लगाते, कोई बात नहीं, बंदा बाहर से अपने थोड़े इधर सरकते हैं, आधे घंटे क्लास बच्चे इधर बैठ जाएंगे। पर तुम ये दिमाग फिक्स है तुम्हारे, ये बस बटन दबाया हुआ है, उतना ही काम करते हो, अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाते। तो किसने हत्या कर दी? जगदेव ने। किसकी? कुंभा की हत्या किसने की? गंगा की हत्या मालदेव किसने कर दी थी? अरुणराज की। किसने कर दी? अब तो नहीं मारते ना, पहले तो मार भी देते थे, क्योंकि उस समय के सामाजिक मूल्य अलग, आज के सामाजिक मूल्य अलग प्रकार की चीज है। हालांकि मुझे एक और कोई पुराना उत्तर प्रदेश का किस्सा है कि उत्तर प्रदेश में आजकल तो क्या भाई, इतना सोशल मीडिया, टीवी वगैरह ये सब आ गए। कई बार ये होता ना कि टिकट मिली, फलाने नेता को कांग्रेस की टिकट मिली, फलाने, तो वास्तव में टिकट होती है, कागज का टुकड़ा होता है, वो देते हैं कि ये ला तेरे को दे रहे हो, सिंबल दिए जाते थे। तो अब तो क्या है भाई, पहले घोषणा हो गई, बंदा लेके आ जाता है। पहले क्या, एमपी की टिकट लेने के लिए दिल्ली जाओ, एमएलए की टिकट लेने के लिए कहां हो? जयपुर। तो यूपी में कोई नेता थे, मैं नाम तो बोल रहा हूं उनका, उन्होंने अपने, वो थोड़े बीमार चल रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि तू जाके दिल्ली में मेरी टिकट लेके आ जा। कांग्रेस ने घोषणा की कि इनको टिकट दी जाती है। वो दिल्ली गया, उसने जाकर, पिताजी बहुत भयंकर बीमार है, उन्होंने मेरे कहा है कि मेरे वाली टिकट तू ले ले। तो अपने बापू को साइड में करके टिकट खुद लेके, यही तो बात है। अब चीजें चेंज हुई है, अब उसको मारने की आवश्यकता, उसने टिकट चेंज करवा लिया अपना, कि टिकट बापू क्या करेगा, लड़के खूब लड़ रही यार, अपने लड़ते हैं, वो करवा लिया, पहले बड़े मार ही दिया करते। अब मैं एक थोड़ा सा चार्ट बना रहा हूं, वैसा वैसा उतारिए, फिर अपने बात करेंगे ऐसा क्यों बनाया मैंने। आप तो उतार लीजिए एक बार, फिर मैं समझा दूंगा। वो आगे क्या, अपने आगे का जो भी पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। बातें मत करो, उतारो सीधा सीधा। ये नंबर भी लगा लेना ना।
उतार लिया? समझ लो, देखो सिंपल सा ना, याद नहीं करना, थोड़ा आगे काम आएगा इसलिए। अरुणराज अजमेर का एक चौहान राजा, उसके दो रानियां हैं, एक रानी का नाम है सुधवा, एक रानी का नाम है कांचन देवी। कौन कौन सी दो है? सुधवा तो अपने मारवाड़ की थी, कांचन देवी मैंने आपको कह दिया गुजरात की। सुधवा के दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम है जगदेव, एक बेटे का नाम है विग्रराज चतुर्थ। अरुणराज को कौन मार देता है? जगदेव। तो राजा कौन बना? जगदेव। लेकिन जगदेव मार के राजा बना, इसलिए लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए लोगों ने उसके छोटे भाई को कहा कि तू जगदेव को हटा के राजा बन जा। इसलिए विग्रहराज चतुर्थ किसको हटा के राजा बन जाता है? जैसे रायमल उद्दा को हटा के बन गया था, पढ़ा था हमने। तो अब कौन बन गया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ हमारा तो इसका बेटा बना, इसके बेटे का नाम था अपर गांगे। क्या नाम था? अपर गांगे राजा बना। अपर गांगे राजा बना तो जगदेव के बेटे को पसंद नहीं आया। जगदेव का बेटा कौन है? तो उसने कहा तेरे बाप ने मेरे बाप को हटाया था तो मैं तेरे को हटा दूंगा। तो अपर गांगे को कौन हटा देता है? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड की औलाद वगैरह थी नहीं। तब चौहानों को लगा अब किसको बनाया जाए, तो इनको लगा एक रानी और थी कांचन देवी। और जब सुधवा के बेटे जगदेव ने अरुणराज को मारा तो कांचन देवी को डर लगा बेचारी को, और कांचन देवी को लगा कि जब जगदेव ने अरुणराज को मार दिया तो बाप था, मैं तो सोतेली मां हूं, मेरे को तो और जल्दी मारेगा। तो कांचन देवी अपने बेटे को लेकर चलेगी गुजरात। कांचन देवी का बेटा कौन? तो सोमेश्वर का बचपन कहां बीतेगा? अब ये गुजरात में रहता था। तो ये अजमेर वाले चौहान गुजरात गए और सोमेश्वर जाकर यहाँ ननियाल क्या कर रहा है? अजमेर चल तेरे को राजा बनाते हैं। तो अजमेर का राजा कौन बना? सोमेश्वर के बाद इसका बेटा, पृथ्वीराज थर्ड के बाद इसका बेटा। इसको पृथ्वीराज थर्ड का जो भाई था हरिराज, या जो गोविंदराज का चाचा था हरिराज, उसने हटा दिया। तो बाद में राजा कौन बन गया? ये अजमेर का चौहान, अंतिम चौहान राजा। हरिराज के बाद अजमेर पे तुर्कों का कब्जा हो गया था, उसके बाद यहाँ पे चौहानों का राज। याद रह जाएगी बात, किसके बाद कौन बना, थोड़ा दिमाग में रहेगा। चलो अब एक एक का पढ़ते हैं, याद नहीं करना, यूं थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा दिमाग में रखना है। अगला राजा लिख लो अपना। अगला राजा कौन हो जाएगा? जगदेव। लिख लो जगदेव। इसको इसके भाई ने हटा दिया। देखो देखो चार दे के बताओ भाई कौन है? विग्रराज चतुर्थ। लिख लो। इसे इसके भाई विग्रराज चतुर्थ ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज ब्रदर विग्रराज फोर्थ। इसे इसके भाई विग्रराज चतुर्थ ने हरा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज सन विग्रराज फोर्थ, बाय हिज ब्रदर विग्रराज फोर्थ। इसे इसके भाई विग्रराज चतुर्थ ने हटा दिया था। ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज ब्रदर विग्रराज फोर्थ। कौन से भाई ने हटा दिया? अब अगला लिख लो विग्रराज फोर्थ और स्टार लगा लो। स्टार लगाना इसके विग्रह चतुर्थ के। आरपीएससी का फेवरेट राजा ही है। इस बार आरपीएससी ने इस राजा महाराजा वाले सेशन से दो क्वेश्चन पूछे। कितने पूछे? दोनों विग्रह से। एक ही राजा से पूछ पाछ ली उसने जो दो पूछने थे, और कल्चर के क्वेश्चन कई से जुड़ते हुए और पूछ लिए। जैसे भाई पूछ लिया मोहम्मद शाह किसके दरबार में था चित्रकार, पर वो अपने कहते हैं पेंटिंग का क्वेश्चन है, राजा का क्वेश्चन नहीं। राजा के जो क्वेश्चन पूछे वो दोनों किसे पूछ लिए थे? विग्रह से पूछ लिए। तो विग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट राजा और था भी बड़ा राजा। इतिहासकार हुए एक दशरथ शर्मा। कौन हुए? और दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो शासन काल था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। दशरथ शर्मा का एक ही काम है, स्वर्ण काल बताना। दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, तो कहीं भी आपसे स्वर्ण काल पूछे तो मतलब कौन बता रहा है? दशरथ शर्मा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दशरथ शर्मा, इसका शासन काल, हिज रिजीम, इसका शासन काल, हिज रिजीम, अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर। अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। वो गोल्डन एरा ऑफ चौहान्स ऑफ अजमेर।
अच्छा, इसके अविघ्रात से पहले बड़ा राजा कौन था? अरुणराज। अरुणराज को गुजरात का कौन सा राजा हरा के गया था? कुमारपाल। तो इनको लगता था कि यार गुजरात वाले आके हरा के चले गए, विघराज पुनः कुमारपाल से लड़ाई करता है, इस बार कुमारपाल को हराता है। तो इसने गुजरात के कौन से चालुक्य राजा को हराया? देखो, इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात के कुमारपाल चालुक्य को हराया था। ही डिफीटेड कुमारपाल चालुक्य ऑफ गुजरात। गुजरात कौन से राजा को हराया? कुमारपाल चालुक्य। उधर गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे। गजनी की तरफ से जो अटैक हो रहा था, गजनी की तरफ से जो राजा था उसका नाम था खुसरो शाह। क्या नाम था? तो इसका अटैक हुआ, इसने इसको भी हराया, खुसरो शाह को भी हराया। लिख लो, इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड खुसरो शाह ऑफ गजनी। इसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था। ही डिफीटेड खुसरो शाह ऑफ गजनी। ये जानकारी है ना अपने को एक बुक में मिलती है, अभी मैं इस बुक के बारे में अपने पढ़ेंगे। उस बुक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम है? अभी पढ़ेंगे किसने लिखी, क्यों लिखी, क्या उसमें, पर आप लिख लो कोष्टक में ललित विग्रहराज के अनुसार। तो पूछ लेगी जानकारी कहां मिलती है, तो अपने ध्यान में रहे। ललित विग्रहराज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ललित विग्रहराज, किसने गजनी के खुसरो शाह को हराया था, इसका पता कहां चलता है? तो कहां चलता है? ललित विग्रहराज। कोष्टक में लिखो ललित विग्रहराज के अनुसार। लिख लिया? अब एक बात और सुनो, देखो, हम पढ़ रहे हैं कि गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार नहीं करने दिया। हम पढ़ रहे हैं कि दुर्लभ राज जो था वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जो विग्रास थर्ड था उसने साहबुद्दीन को हराया था। उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट जो था उसने बाद में आपके बगुली शाह को हराया था। अजय राज ने गर्जन मतंगों को हराया था। अनुराज ने तुर्कों को हराकर वहां पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। विगराज ने गजनी के खुसरो शाह को हराया। इसका मतलब अजमेर वाले चौहान लगातार लगातार गजनी वालों से लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब गजनी वाले इधर आक्रमण करते होंगे तो मंदिर तोड़ते होंगे, गजनी वाले आक्रमण करते होंगे तो यज्ञों को बर्बाद करते होंगे। इसलिए चौहानों के टाइम में वो कहानी है कि यज्ञ को दूषित किया जा रहा है, इसलिए योद्धाओं की आवश्यकता है। कल परसों अपने वो कहानी पढ़ रहे थे कि आबू पर्वत पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को दूषित करते जा रहे हैं, इसलिए 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। वो योद्धा चौहान, चालुक्य, परमार और उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। कर रहे हैं ना। कहानी सिंबॉलिक है। कहानी का मतलब वही है कि उधर से अटैक हो रही है, उन अटैक को रोकने के लिए कोई 4 लोगों की आवश्यकता है। एक ऋषि ने 4 लोगों को समझाया कि लड़ो, अब नहीं लड़ोगे तो अपनी पार पड़ेगी। उन 4 लोगों के नाम क्या रहे होंगे? और लड़ रहे हैं। अब लगातार देखिए उनसे किसी ना किसी का युद्ध हो रहा है, और युद्ध करने वाले ज्यादातर कौन है इस साइड के अंदर? चौहान है। आगे हम चालुक्य, परमार, प्रतिहार पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ेंगे वो लोग इनसे लड़ रहे थे। तो ये कहानियां इस प्रकार से जुड़ जाती है। तो कहानी का सेंस उस टाइम जब कही होगी तब तो लोग समझते होंगे इसका मतलब यही है। आज अपने जब 1000 साल बाद उसको पढ़ते हैं तब अपने लगता है कि नहीं, अग्नि के अंदर से स्वाहा 4 है बार एक साथ ही है, पहले 3 है, लास्ट में कौन आया? पहले 3 लड़ने गए होंगे, लास्ट में चौहान को भेजा होगा। पहले 3 लड़ने गए होंगे, उनकी पार नहीं पड़ी होगी, बाद में चौहान गए होंगे, पार पड़ी होगी। पढ़ रही है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, इसको रहा है उसको रहा है। विग्राज चतुर्थ की राजधानी है अजमेर। राजधानी कौन सी है? अजमेर। उन दिनों दिल्ली में एक वंश हुआ करता, वंश था तोमर। कौन सा वंश था? विग्राज चतुर्थ दिल्ली की तरफ अटैक करता है, तोमरों को हराता है और इनको अपना सामंत बना लेता है। क्या बना लेता है? मतलब तुम मेरे को टैक्स दो। वो चौहान जो कभी खुद प्रतिहारों को टैक्स दिया करते थे, वो चौहान अब दिल्ली वाले तोमरों कहते तुम हमें, तो शक्तिशाली हो रहे हैं कमजोर? स्वर्णकाल है कि नहीं? देखो, इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली। इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली। स्टार लगाना है, क्वेश्चन था इस बार प्री में कि दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन था? इसने दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। ही डिफीटेड तोमर किंग्स ऑफ दिल्ली, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज सबऑर्डिनेट्स या फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, तथा उन्हें अपना सामंत बना लिया। एंड मेड देम हिज फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्हें अपने क्या बना लिया? तो इस बार क्वेश्चन था कि दिल्ली जीतने वाले चौहान राजा को नाम बताइए। तो दिल्ली जीतने वाला चौहान राजा कौन है? दिल्ली में कौन से वंश के राजाओं को हरा रहा है?
तो और तोमरोंग अपना क्या बना रहा है, साउथ। अब और सुनो, देखो आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इधर हिमालय की जो सीरीज आती है अपने साइड में, उसको कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं? वो शिवालिक रेंज है, शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसने उस शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया। कौन सी पहाड़ियों में अभिलेख लगवाया? शिवालिक की पहाड़ियों में एक अभिलेख लगवाया, उसको बोलते हैं शिवालिक स्तंभ। क्या बोलते हैं? हमको ये स्तंभ मिला दिल्ली से। कहां से मिला? उसने तो कहां लगवाया? शिवालिक। लेकिन मिला कहां से? मैं बता दूंगा क्यों मिला। तो आजकल अपने इस पिलर का नाम है दिल्ली शिवालिक स्तंभ। क्या नाम है इसका? लगाया कहां? हमें कहां मिला? है क्या? पिलर। तो अपने एक साथ जोड़ देते हैं, हमें दिल्ली से मिला, है शिवालिक का, तो पिलर का नाम क्या हो गया? 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, दिल्ली शिवालिक स्तंभ कौन से चौहान राजा ने लगवाया? जो दिल्ली जीतेगा वही लगवाएगा। दिल्ली जीतने वाला कौन? इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर। इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया था। ही इंस्टॉल्ड दिल्ली शिवालिक पिलर। अब एक बात सुनना, देखो इसके स्टार लगा लो, ये भी 2013 के प्रीलिम्स का 13 के प्रीलिम्स का सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं पुराने पेपर पढ़ लेने चाहिए। अब यदि कोई हिस्ट्री ना भी पढ़े, पुराने पेपर यदि किसी ने पढ़ रखा, हिस्ट्री पढ़े और पुराने पेपर साथ में पढ़ रखे, तो उसमें था कि भाई दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगाने वाला चौहान राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। इस बार उन्होंने सेम नहीं पूछा, चेंज कर लिया, दिल्ली जीतने वाला कौन है। मतलब तो वही हुआ ना भाई, उसने जीती तभी उसने वहां पर स्तंभ लगवाया, तो वही कौन आ गया? विग्रहराज चतुर्थ। तो थोड़ा बहुत हेरफेर करके सवाल पूछ लेते हैं, सवाल घूम फिर के वही आते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो कौन सा पिलर लगवाया? अब एक बात सुनना, देखो ना, लिखना मत कुछ, इधर ध्यान देना आप। अशोक का नाम सुने? बहुत बड़ा राजा हुआ अशोक। आपने जगह जगह सुना होगा अशोक ने अभिलेख लगवाए थे। क्या लगवाए थे? अभिलेख यही होते हैं, पत्थरों पे लिखे जाते हैं। पत्थर यदि लंबा हो तो पिलर, पत्थर यदि चौड़ा हो तो शिला। या तो पिलर एडिक्ट है या वो रोक एडिक्ट है। लंबा है तब तो वो पिलर हो गया, और चौड़ा है तब क्या होगी? रोक। तो या तो पिलर एडिक्ट है या रोक एडिक्ट है, शिलालेख है या क्या होते हैं वो? स्तंभ लेख। अशोक ने इन शिवालिक की पहाड़ियों में एक गांव था, उस गांव का नाम था टोपरा। कौन सा गांव था? टोपरा गांव में अपना अभिलेख लगवाया। उसमें 7 पैराग्राफ है। कितने पैराग्राफ है? तो हम कहते हैं 7 लेख लिखे हुए। कितने लेख लिखे हुए? पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख, चौथा लेख, ऐसे कितने लेख लिखे हुए? 7 लेख। कहां पर? किसने लगवाया? एक पिलर लिया, एक पिलर के ऊपर 7 पैराग्राफ लिख दिए। ये उसका अशोक का टोपरा अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। नीचे वाली जगह खाली पड़ी है, नीचे वाली जगह में लिखवा दिया अपने वाले विग्रहराज ने। उसने कहा खाली क्यों पड़ी, मैं लिखवा देता हूं। ये शिवालिक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की पहाड़ियों में गांव का नाम क्या है? इसलिए ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया टोपरा, नीचे वाले का नाम हमने अपने हिसाब से दे दिया शिवालिक। क्या दे दिया? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वरना दोनों को टोपरा दे देते फिर कौन से का टोपरा है? वही सेम पिलर, एक ही पिलर है। शिवालिक की पहाड़ियों में टोपरा नाम के गांव में एक पिलर है। उस पिलर पे ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है अशोक का, नीचे किसका अभिलेख लिखा हुआ है? तो अशोक को बोलते हैं अशोक का टोपरा अभिलेख, विग्रहराज का शिवालिक अभिलेख। आई बात समझ? बहुत साल बाद में दिल्ली में एक राजा बना, फिरोज तुगलक। कौन राजा बना? एक दिन शिकार विकार खेलने के लिए टोपरा गांव की तरफ आया, उसको पिलर बड़ा पसंद आया। उसने पिलर उखाड़ा और दिल्ली ले जाके लगा दिया। कहां लगा दिया? तो अपने को कहां से मिला? तो अपने इस ऊपर वाले का नाम तो पड़ गया दिल्ली टोपरा, नीचे वाले का नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? दिल्ली टोपरा कौन से राजा का है? दिल्ली शिवालिक कौन से राजा का? उखाड़ के कौन लेके गया? आई बात समझ? अब आपसे सवाल ये, विग्रह चतुर्थ का दिल्ली शिवालिक अभिलेख अशोक के कौन से अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है? दिल्ली टोपरा का दो या टोपरा का दो। आगे बात समझ? लिख लो अपने नीचे एक लाइन और बॉक्स में बंद कर लो। यह अभिलेख अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज एनग्रेव्ड, लिखा गया है तो लिख लो इज एनग्रेव्ड। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है, दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा गया है, बॉक्स बंद कर दो इसको ना। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका।
राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। पहले बड़ी बात। अब आपको एंशिएंट जब पढ़ाएंगे नरेंद्र सर वहां पे लिखवाएंगे आपको कि अशोक का एक अभिलेख है दिल्ली टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सौता है आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके ठीक नीचे अपने वाला है। अपने वाला कौन सा है? दिल्ली शिवालिक। सौता आपके दिमाग में अगली बात आनी चाहिए, क्योंकि उसने दिल्ली जीत ली थी, क्योंकि उसने तोमरों को और तोमरों को अपना क्या बना लिया था। आ जाएगी सारी बातें, जुड़ जाएगी आपके। ऊपर अशोक का टोपरा है, नीचे इसका शिवालिक है। डिफरेंशिएट करने के लिए, अपने समझने के लिए नाम दिया हुआ है। दोनों को एक नाम दे देते तो अपने को पता नहीं चलता यार किसकी बात कर रहे हैं, इसलिए अपने नाम दे दिया। बाकी एक ही पिलर पर दोनों है। फिरोज तुगलक उखाड़ के दिल्ली ले गया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा और दिल्ली क्या बोलते हैं। बड़ा गजब अभिलेख है। विगराज बड़ी शानदार बात लिखता है। अशोक की तो उसकी धम की बातें है ना, आगे आप पढ़ोगे। अशोक ने पूरा एक संविधान बनाया, तो संविधान को बोलते हैं धम। क्या बोलते हैं? तो अशोक ने एक संविधान बनाया, एक धम बनाया था। अपने वाला जो है, तो अशोक की तो धम की बातें, ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वो क्या लिखता है? अपने वाला क्या लिखता है? अपने वाला एक तो लिखता है कि मैंने अभी अभी दिल्ली जीती है और मैं यहां पर ये शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पिलर लगवा रहा हूं, दिल्ली शिवालिक पिलर, क्योंकि मैंने दिल्ली को क्या कर लिया? जीत लिया। पर वो आगे और लाइन लिखता है, थोड़े दिन पहले मैंने मल्लेच्छों को भी हराया था। किसको हराया था? किसको हराया? मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग। अपने यहाँ जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्लेच्छ। आज भी अपना भाई भी यदि नहाया धोए नहीं रहता, आप बुरे काम करते, मल्लेच्छ है ना। गंदा लोग, गंदे लोग, जिस पर मल्लेच्छ लोग। अपने मल्लेच्छ बोलते तुर्कों को। मलेच्छ किसको बोलते हैं? ये जो गजनी की तरफ से लोग आते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? मलेच्छ। कारण सिंपल, अपने यहाँ के लोग गाय वगैरह नहीं खाते, वो गाय वगैरह खाते थे, अपनी संस्कृति से भिन्न थे, अलग प्रकार के लोग थे, तो हम उनको क्या कह दिया करते? मलेच्छ। तो लिखता है मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया। किसको हराया? तथा उनको हराकर अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? केवल बात पे ध्यान दीजिए, आपको जो कुछ आता है वो दिमाग से निकालिए, केवल मेरी बात सुनिए आप। कौन सी नदी के पार भगा दिया? मैंने अभी थोड़े दिन पहले मल्लेच्छों को हराया है तथा उन्हें अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के? मैं चाहूंगा मेरे उत्तराधिकारी, मेरे डिसेंडेंट्स, मेरे जो वंशज, वो इन मल्लेच्छों को अटक नदी पार ना करने दे। मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मल्लेच्छों को कौन सी नदी ना पार करने दे। कौन सी नदी के पार भगा दिया? किसको? मल्लेच्छ मतलब किसको बोल रहा हो? तुर्कों को। गजनी की तरफ से जो भी अटक, वो इसका मतलब है गजनी वाला खुसरो सा आया है, खुसरो सा को उसने हरा के कहां कहां तक छोड़ के आया होगा उसको? अटक नदी तक। और वो कह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में भी ध्यान रखना और इनको अटक क्रॉस करने, क्योंकि अटक क्रॉस करेंगे तो अपने मंदिर तोड़ेंगे, अपने यज्ञ बर्बाद करेंगे, महिलाओं बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, अपने यहाँ पे गायें काटेंगे, इसलिए इन लोगों को उधर ही रहने दो, अपने इधर आने देना। इसका मतलब वो बाउंड्री क्या मानता है? बाउंड्री क्या मानता है? उसका मानना है कि हमारी बाउंड्री कहां तक है? अटक। तो अटक के उधर वो कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना, पर अटक के इधर आके उनको हम बुरा काम करने। इसका मतलब भारत अपनी सीमा कहां मानता था? कहां मानता था? अटक। अब आगे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब आप एक नदी पढ़ेंगे, सिंधु। सिंधु, इंडस, इंडस रिवर। तब आप पढ़ेंगे सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? फिर आप ज्योग्राफी में बाकायदा लिखेंगे, आपको एक एक लाइन लिखवाएंगे कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है तथा पहाड़ों में बहती है। किसमें बहती है? पूरा भारत वो पहाड़ों में चलती है। फिर वो पाकिस्तान में जाती है तथा पाकिस्तान में पहली बार वह मैदान के अंदर जाती है। उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है? उस मैदान का नाम अटक का मैदान इसलिए क्योंकि वहां पर एक नदी है अटक। कौन सी नदी है? जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। तो पाकिस्तान में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? अटक। कौन सी नदी की सहायक नदी है? उस अटक नदी तक हम अपना देश मानते थे। हम ये मानते हैं कि अटक नदी तक हमारा देश है, अटक नदी के आगे हमारा देश नहीं है। इसलिए मल्लेच्छ अपने देश में कुछ भी करे, हमें कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे देश की तरफ आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। मैंने कूट पीट के उनको बाहर भगा दिया। मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते भी उनको अटक नदी पार करने, ताकि हमारे देश का माहौल खराब है। तो यही तो है। आज अपने किसी को कहेंगे हमारे देश की सीमाओं में कोई नहीं आना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में किसी घुसने देंगे, यही कहेंगे। आज सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी है, उस टाइम की सीमा कहां तक है? अटक। अब आप बात ध्यान दीजिए, अभिलेख है लगभग आपके, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1153 से लेके 1163। अभिलेख उसी टाइम का है। मतलब मैं 1150 मान लेता हूं मोटा मोटा कि 1150 के आसपास का अभिलेख है। और अभिलेख में एक नदी का जिक्र, नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? अटक। इसके 200 साल बाद, 200 भी नहीं, 400 साल बाद, 1550 के आसपास, 1550 क्या 1570 के आसपास हम आगे पढ़ेंगे। बूंदी में एक राजा बनता है सुरजन। कौन राजा बनता है? जिसकी राजकुमारी भानकंवर कल्ला राय मलोद से शादी करती है। पढ़ा था हमने, बात की थी।
सुरजन राजा बनता है। सुरजन अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसीलिए मैंने कहानी बताई थी कि अकबर के दरबार में सुरजन बैठा हुआ है, अकबर उसको कह रहा है कि जहांगीर से शादी कर दे, और वो कहता है मैंने कलार एमलोद से सगाई कर दी। बताया था। तो इसका मतलब सुरजन ने किससे संधि कर रखी है? अकबर। जब वो अकबर से संधि करता है तो अकबर से संधि, किसी भी मुगल बादशाह से संधि का मतलब क्या होता था कि मुगल बादशाह जहां कहेगा वहां आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा बाकायदा मुगल मेवाड़ संधि में 1000 घुड़सवार लेकर मुगलों की सहायता की जाएगी, पढ़ा। हम बार बार पढ़े दक्षिण भारत जीतने का अनूप सिंह को माही मराठी की उपाधि मिली। हम पढ़े मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार अभियान पर भेज दिया था, इसका मतलब मुगल बादशाह लड़ने के लिए भेजते। जयसिंह को जमरूद के थाना में पोस्टिंग दे दी गई थी। सुरजन जब अकबर से संधि करता है तो संधि में एक लाइन लिखवाता है कि मैं तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा पर अटक नदी पार नहीं करूंगा। क्या पार नहीं करूंगा? कहने का मतलब उसका वही है कि अटक नदी के उस साइड के लोग मल्लेच्छ हैं, मैं उन बुरे लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में गाय खाने वाले लोग रहते हैं, मैं उन गाय खाने वाले लोगों के बीच में जाऊंगा। अटक नदी के उस साइड में मूर्ति पूजा नहीं करने वाले लोग रहते हैं, मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा। अकबर ने कहा ठीक, बाकी जगह जड़ लेगा, तेरे को साउथ इंडिया भेजेंगे, अटक भेजेंगे नहीं। 1150 में विग्रहराज कह रहा है कि मैंने मलेच्छों को कूट पीट के अटक के पार भगाया, आने वाले बच्चों ध्यान रखना इनको अटक पार करने। 1550 या 1570 के आसपास बूंदी वाला सुरजन कह रहा है अकबर को कि मैं कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन क्या क्रॉस नहीं करूंगा। उसके भी 100 साल बाद, उसके भी 100 साल बाद, लगभग 1670 के आसपास में वापस वही बात आ गई। 1670 का दो, उससे थोड़ा बहुत पहले मान लो, मुगल बादशाह बना हुआ है औरंगजेब। कौन बना हुआ है? औरंगजेब। अपने अंतिम दिनों में थोड़ा कट्टर होता जा रहा है, कट्टर होता जा रहा है। तो वो चाहता है कि भाई देश की ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, लेकिन जनता धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है नहीं। तो औरंगजेब के दिमाग में एक आइडिया है कि यदि मैं सारे राजाओं का धर्म परिवर्तन करवा दूं तो जनता का धर्म परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि वो समय था जब कहते ये था राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या हो जाएगी? प्रजा। तो यदि राजाओं को बना दे तो प्रजा अपने आप ही हो जाएगी धीरे धीरे। और राजा थोड़े तो इनको बनाना सरल है, प्रजा तो इतनी सारी, किस किस को बनाएंगे, कैसे बनाया जाए सब राजाओं को। तो उसको किसी ने सलाह दिया, उसके दिमाग में आइडिया आया कि यहाँ के जो राजस्थान के राजा वो अटक नदी के पार नहीं जाते, और इनसे इसका मानना है कि अटक नदी के उस पार जाने से हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, उस पार हम नहीं जाएंगे। तो यदि इन राजाओं को अटक नदी पार करवा दी जाए तो कई तो अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। क्या रटक नदी पार नहीं करनी थी, रटक नदी पार कर ली, इसका मतलब हमारा धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। और रिग्रेट में बन जाएंगे ये तो कहते हैं औरंगजेब अपने राजस्थान के सारे राजाओं को अटक नदी के पास लेके गया। यहां से कहा युद्ध करने के लिए चलते हैं, वहां तक गए। और वहां जाने के बाद उसने कहा कि अब अपने कल अटक क्रॉस करेंगे। और जैसे क्रॉस की बात आई, सब लोगों में आपस में बात हुई, क्रॉस क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों करेंगे। तो किसी ने कहा कि औरंगजेब उधर ले जाके अपने सबका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो वापस चर्चा हुई कि यार ये तो फंसा दिया, अब क्या किया जाए। जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह, कौन राजा है? सबने मीटिंग की। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा मैं एक प्लान बनाता हूं। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास गया, उसने औरंगजेब को जाकर कहा कि भाई कल हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे, हम परसों करेंगे। क्यों? कि मेरे अभी अभी जयपुर से समाचार हुआ, मेरे पोता हुआ है, इसलिए कल हम पार्टी करेंगे, और कल की पार्टी के बाद परसों क्रॉस कर लेंगे। तो एक काम करो, कल तुम क्रॉस कर लो, परसों हम क्रॉस कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा क्यों तुम परसों, क्यों हमारे साथ क्यों नहीं जाओगे, हम कल क्यों करें? सर कोई दिक्कत नहीं, आप कल मत करो, आप भी परसों कर लेना, तो कल हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, आप भी यज्ञ में बैठ। औरंगजेब फालतू ही बात मत कर, मैं एक ही तुम्हारे यज्ञ वेज्ञ में नहीं बैठूंगा। तो सर जैसा आप उचित समझे वैसा कर ले। तो औरंगजेब ने कहा कल हम कर लेंगे, परसों तुम लोग कर लेना, ठीक है। अगले दिन औरंगजेब की पूरी सेना अटक क्रॉस करती है। उसके अगले दिन औरंगजेब की सेना अपनी नावें भेजती है, नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, नावें भेजती है कि जाओ उधर जो राजस्थान के हिंदू राजा बैठे उनको इस साइड में लेके आओ। जैसे वो नावें उधर आती है, राजा विरोध करते हैं कि हम इनके अंदर जाएंगे नहीं। एक राजा सबसे आगे निकल के आता, उन नावों को तोड़ना शुरू करता है। उस राजा का नाम था बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह। क्या नाम था? और उन्होंने कहा औरंगजेब का हम बहिष्कार करते हैं, औरंगजेब की सेना का बहिष्कार करते हैं, हम अटक नदी को पार ही नहीं करेंगे। हम समझ गए औरंगजेब उधर ले जाके हमारा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इसलिए बाकी जितने राजा थे उन्होंने कहा हाँ हम भी कर्ण सिंह जी का समर्थन करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा बादशाह औरंगजेब नहीं है, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। उन्होंने वहां पर नारे लगाए, जय जंगलधर बादशाह। क्या नारे लगाए? तो ये जंगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को अटक नदी के पास में राजस्थान के बाकी राजाओं ने दी, और राजस्थान के बाकी राजा वहां से वापस आ गए, उन्होंने अटक नदी क्रॉस। इस घटना के भी 100 साल बाद या लगभग 70 साल बाद महाराष्ट्र में एक पेशवा बनते हैं। उस पेशवा का नाम है बाजीराव बल्लाल। क्या नाम है? महानतम पेशवा, वही बाजीराव मस्तानी मूवी जो आप देखते हैं वो बाजीराव बल्लाल। और बाजीराव बल्लाल साफ साफ कहते हैं कि मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दूंगा। कहां से कहां तक? अटक से कटक। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जगह है, कटक के बाद में बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है तो भारत समाप्त हो गया। पर इधर वाली बाउंड्री वो क्या बता रहे हैं, मतलब 1150 में अटक नदी है, 1550 में अटक नदी है,
1650 में अटक न दिए, 1720 में अटक न दिए, कितने कितने वर्षों तक हमने अपनी सीमा क्या मानी होगी। इसलिए बच्चों, हमारा बॉर्डर बागा नहीं है, हमारा बॉर्डर क्या है। हमारे पूर्वज चीख चीख के कह के गए थे कि मल्लेच्छों को अटक के पार भगा दिया है। हम चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनको क्या ना क्रॉस करने दे। इसका मतलब था कि हमारी बाउंड्री कहां तक रखना। और यदि अब हमारी बाउंड्री अटक नहीं है तो ऊपर बैठकर वो कोई विग्रह चतुर्थ, वो कोई जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह, वो कोई बूंदी का राजा सुरजन और वो बाजीराव बल्लाल रो रहे होंगे और देख रहे होंगे कैसी निजली पीढ़ी पैदा हो गई है जो ये और कहती है कि हमारे बॉर्डर कौन सा है। आज के बाद नहीं बताना अपना बॉर्डर। सपूत वह है जो पिता का कर्जा और बेर चुकाए। सपूत वह है जो पिता का, यदि पिताजी पर कर्जा है और यदि आप नहीं चुकाते हो, पिताजी का कर्जा आपसे कोई मांगने के लिए रहा, आप कहते हो भाई पिताजी तो गए ऊपर, लिया जाके, इसका मतलब आप सपूत। आप कहो कि हाँ साहब, पाई पाई ब्याज समेत, रुपए कम भी नहीं करवाने, मेरे पिता पर कर्जा था मैं चुकाऊंगा वरना उनकी आत्मा भटकेगी। यदि पिताजी का बेर है, किसी से दुश्मनी है, वो भी कौन चुकाए। सपूत। नहीं चुकाए वो क्या हो। आपको कपूत बनना है कि सपूत। तो कौन सा बॉर्डर लेना है। और ले नहीं ले, कम से कम मन में तो रखें। जब हम मन में रखेंगे तो अगली पीढ़ी को बता के जाएंगे, अगली पीढ़ी अगली को बता जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीढ़ियां जागरूक रहेगी तो वापस लेंगे। 47 में गलती हुई होगी, बॉर्डर बागा बना दिया, हम चेंज कर देंगे। आज नहीं तो कल करेंगे। अभी संसद में 5 दिन पहले मोटा भाई ने वापस कहा कि पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व की जाती है। अपने पास नहीं है पीओके, पाकिस्तान के पास है, उसका नाम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हम क्यों सीटें रिजर्व करें, क्योंकि हम कहते हैं कि नैतिक रूप से हमारा है। यदि आज सीटें रिजर्व नहीं की तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि पीओके हमारा है। आने वाली पीढ़ियां मानेगी कि यार ये जब पाक ऑक्यूपाइड है तो पाक का ही है। हम याद करेंगे, जिस दिन मौका आएगा लेंगे, और जिस दिन याद ही नहीं रहेगा उस दिन लेंगे भी। इसलिए बॉर्डर कौन सा है, अटक से। तब अपना जाके बॉर्डर कंप्लीट हो पाएगा। जब सिंधु पूरी अपने पास आएगी तब हम हिंदुस्तान है। स को है का, इसलिए सिंधु को हिंदू कहा, जहां पे हिंदू हो हिंदुस्तान है। जब सिंधु ही तुम्हारे पास नहीं, फिर किस बात का हिंदुस्तान है। वो तब है जिस दिन हम क्या ले लेंगे, अटक। विगराज कह के गया, लिख के गया, अभिलेख पड़ा है कि अटक क्रॉस नहीं करने देनी है, अटक तक अपना साम्राज्य। तो मुझे लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे। अच्छा, अब फिर क्या, मैं जब ये बात होता था तो कई कहते हैं पर सर हमने अटक कई बार क्रॉस की थी, तब उनका धर्म भ्रष्ट हुआ तो नहीं। जैसे मान सिंह अफगानिस्तान में लड़ा जाके, जसवंत सिंह अफगानिस्तान में लड़ा। एक सिंबॉलिक चीजें होती है, कहने का मतलब है कि सीमा हमारी वहां तक है। कहते हैं कि मान सिंह जब अटक जा रहे थे, या मान सिंह जब अटक क्रॉस कर रहे थे, तो उनके सैनिकों ने मना किया बाकायदा, और सैनिकों ने कहा कि हम अटक क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि उधर जाने पे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे हमारी मान्यता हो गई थी कि यार अटक पार जाना ही नहीं है। जबकि जब कभी ये नियम बनाया होगा तो नियम बनाने का मतलब ये था कि यार उस साइड में दूसरे संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए उनसे के साथ अपना मेल मिलाप होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों को ये लगा कि पैर भी उधर रख दिया धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो मान सिंह उन सबको कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, सबे भूमि भगवान कृष्ण, जयपुर वाले भगवान कृष्ण को खूब मानते, गोविंद देव जी को। सबे भूमि गोपाल की, ये पूरी जो पृथ्वी है किसकी है, भगवान। इसमें अटक कहां, इसमें अटकने वाली जगह कोई भी। जो अब भी अटक रहा, जिसके मन में अटक है वही अटक रहा, जिसके मन में ये बात आ गई वही अटक रहा है। बाकी तो पूरी धरती भगवान कृष्ण की, अटकने की कोई आवश्यकता। जय गोविंद देव जी महाराज के नारे लगाए, अटक क्रॉस कर गए, पर आगे जीत कहते। पर फिर भी हम ये मानते थे कि उधर वाला भले ही हम जीत रहे हैं लेकिन वो इलाका हमारा नहीं है, हमारा इलाका कहां तक है। इसलिए बाजीराव बल्लाल कहता है हम मराठों का झंडा अटक से कटक फहराएंगे। उसने एक बार नहीं कहा मराठों का झंडा ईरान से कटक तक फहरा देंगे। उसने एक बार नहीं कहा कि राजस्थान से कटक तक फहरा देंगे। मतलब 1720 तक तो हम इस बात को याद रख रहे थे कि हमारी भूमि कहां से कहां तक है, कटक से। और मैं तो वो कई बार बताता हूं कि मैं कोरोना में फ्री बैठा था, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट का चस्का, इसलिए क्रिकेट के वीडियो खूब सारे देखता रहता। शोएब अख्तर मुझे हमेशा से अच्छा लगता था, पहले ही यूं अच्छा लगता कि यार गजब का बॉलर था, भले पाकिस्तान का था, पर यूं डर तो लगता था। रेडियो में कमेंट्री सुनते तो भी डर लगता कि मारेगा अपने वाले किसी को। तो शोएब अख्तर के वीडियो सुन रहा था, उसका चैनल है और वो चैनल पे हिंदुस्तान की तारीफें भी खूब करता है क्योंकि पैसे मिलते हैं।
है ना। अपने वीरेंद्र सहवाग का साफ साफ कमेंट दिया कि शोएब अख्तर इसलिए हिंदुस्तान की तारीफ करता है ताकि हिंदुस्तान वाले सुनेंगे, उसको क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो उसके मैं वीडियो देखता था। आपका यूट्यूब कहता है या आपके सोशल मीडिया का जो एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो देखते हैं बार बार दिखाया जाता है ना, एआई है ना। कई बार मेरे को स्टूडेंट आ कहता है मैं सर सारे दिन आपके वीडियो देखता हूं, तू देखता नहीं, तेरे को दिखा रहा है यूट्यूब, तूने तो मेरे 3 ही देखे थे, पर अब तेरे को देखना ही पड़ेंगे, तेरे पास कोई इलाज नहीं, हर तीसरा वीडियो मेरा ही आएगा तेरे पास में, तो तू देखेगा। तो मैं एक शोएब अख्तर का वीडियो देख रहा था, शोएब अख्तर रिटायरमेंट होने के बाद का एक वीडियो है। एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही है, पाकिस्तान की कोई एंकर है, तो शोएब अख्तर को पूछते कि शोएब आजकल जब तुम फ्री हो तो तुम क्या करते हो? तो कहता है मैं आजकल बुक्स पढ़ रहा हूं। तो बुक्स पढ़ना इंटेलेक्चुअल? तो अरे तुम बुक्स भी पढ़ लेते हो? अरे मैं तो खूब ही हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ। अच्छा तो तुम अभी जो बुक पढ़ रहे हो वो किस सब्जेक्ट पे? तो कहता है उसमें भविष्यवाणी है। क्या उसमें क्या भविष्यवाणी है उसमें? तो ना बहुत पुरानी किताब है, उसमें खूब सारी भविष्यवाणी है। जैसे उस किताब में लिखा हुआ है कि एक दिन बाबर भारत को जीत लेगा। तो कहती है बाबर से भी पुरानी किताब हो। कहते बाबर से तो बहुत पुरानी है, पर उसमें लिखा बाबर जीत लेगा, तू बता जीता कि नहीं जीता? तो लड़की कहती है हाँ जीत लिया था। कि फिर उसमें लिखा हुआ है कि लेकिन बाबर का बेटा हुमायूं हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा, शेरशाह सूरी उसको भगा देगा। भगाया कि नहीं भगाया? कहते भगाया। कि फिर उसमें लिखा है लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा। किया कि नहीं किया? फिर वो कहते हैं तो ये तो छोड़ तू, ये तो राजा महाराजाओं की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है 47 में तकसीम होगी। तकसीम मतलब बंटवारा, तकसीम मतलब 47 में बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ देश का, लिखा हुआ है। तो कहती है हाँ ये भी हो गया। इसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि 65 की जंग हम जीत जाएंगे। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान यह मानता है कि उसने जीता। पाकिस्तान विक्ट्री डे मनाता है बाकायदा अपना। पाकिस्तान ये कहता है हमने जीता, तो उसने कहा जीता कि नहीं जीता? वो लड़की कहती है हाँ जीता, इसमें सब बातें। फिर शोएब अख्तर कहता है ये तो पुरानी है, छोड़, मैं इसमें और बताता हूँ आगे क्या लिखा जो होगा। कहती हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब हम कश्मीर जीतेंगे और कश्मीर जीतने के बाद हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। तो कहती है अरे बड़ी जोरदार बात है। कहता है अरे सुन सुन तू, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कश्मीर जीतेंगे उसके बाद पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। क्या लाइन है? अटक का दरिया 2 बार। अब तक उस वीडियो पे मुझे हंसी आ रही थी और मुझे लग रहा है ठीक है बेटे फर्जी फर्जी बातें कर रहे हैं। अटक आते मेरा दिमाग काम करता है, क्योंकि ये लाइन बोल रहा है कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। वो पुनः समझाता है, इसका मतलब है अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। कौन सी नदी के पास युद्ध होंगे? मुझे लगा कि यार भले ही कोई किताब किसी ने फर्जी बाद में लिखी हो जिसमें ऐसी बातें लिख दी हो, पर बाउंड्री तो उसने भी अटक ही मानी है। उधर वाले भी बाउंड्री तो किसको मान रहे हैं? अटक। और जैसे उसने कहा कि अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा, उस लड़की ने कहा कि आमीन, ऐसा ही हो। मैंने पुनः कहा कि यदि अटक के पास 2 बार युद्ध होगा, इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक पहुंच जाएगी? आमीन। बहुत जल्द हम सपना पूरा करेंगे। इंडियन आर्मी कहां तक पहुंचने वाली है? 2 लाइन और लिखो। इतनी अच्छी बात बताए, इन कॉपियां बंद कर दो, लिखो। तुम जयपुर वाले कहां का पानी पीते हो? बिसलपुर। बिसलपुर, ये बिसलपुर इसी का बसाया हुआ है, विग्रह चतुर्थ का बसाया बिसलपुर, लिखो। इसने बिसलपुर की स्थापना की, ही फाउंडेड बिसलपुर। बिसलपुर की स्थापना की, फाउंडेड बिसलपुर, तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट पॉन्ड एंड शिव टेम्पल हियर, तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया, एंड बिल्ट पॉन्ड एंड शिव टेम्पल हियर, तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया। इसने एक बड़ा शानदार नाटक लिखा था, इसके नाटक का नाम है हरकेली। क्या नाम है? लिख लो। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। इसने हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। हरकेली नामक नाटक लिखा था, ही रोट ए ड्रामा नेम्ड हरकेली। कौन सा नाटक लिखा था? अच्छा मुझे बताओ, हर का मतलब क्या होता है? भगवान शिव। क्या मतलब होता है? हर हर डर लगाते हैं, हर का मतलब क्या होता है? शिव। केली का मतलब होता है खेल। केली का मतलब क्या होता है? मतलब भगवान शिव ने क्या खेला? ऐसा कहते हैं अर्जुन को एक बार बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, अर्जुन को लगा कि मेरे से बड़ा शिकारी कोई भी नहीं है। भगवान शिव उसका घमंड तोड़ने के लिए आते हैं, शिकारी बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं?
अर्जुन को हराते हैं। भगवान शिव ने अपना खेल दिखाया और लास्ट में वो अपने रूप में आते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं तो बताने ही आया था कि तेरे से बड़े बड़े लोग भी, इसलिए घमंड करने की कोई आवश्यकता। हर ने केली दिखाई, इसलिए नाम क्या हो गया। ऐसा नाटक साउथ इंडिया में अपने एक बहुत बड़े राइटर वे भारवी, कौन नाटक वे, नाटककार कौन वे, भारवी। और भारवी ने एक नाटक लिखा था बहुत पहले संस्कृत के अंदर, उसका नाम था किरात अर्जुनियम। क्या नाम था, बोलो देखे नाम बोलो क्या है। किसने लिखा किरात अर्जुनियम, कौन सा नाटक लिखा, नाम बताओ। देखो दो शब्द है, एक शब्द है किरात और एक शब्द है अर्जुन। एक शब्द है किरात और एक शब्द क्या है, अर्जुन। किरात का मतलब था शिकारी, किरात का मतलब क्या था, भगवान शिव क्या बन के, तो किरात और अर्जुन के बीच की लड़ाई, इसलिए नाम क्या हो गया, किरात अर्जुनियम। किसने लिखा, भगवान शिव के खेल पर पहले नाटक किसका लिखा, भारवी का, किस नाम से, किरात अर्जुनियम। अपने वाले ने इसी कहानी को बेस बना के क्या लिख दिया, पहले पढ़ा। तो हर के लिए किस नाटक पर आधारित है, किरात अर्जुनियम, जो किसका लिखा हुआ, यह है भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। यह है भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। यह है भारवी के किरात अर्जुनियम पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन किरात अर्जुनियम ऑफ भारवी। चलो बाकी कल पढ़े।